जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। नहीं है तो हो जाएंगे। मैचस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी अच्छा जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारी जो है मैराथन क्लासेस चल रही हैं और मैराथन क्लासेस में हमारी जो है ये मैराथन की तीसरी क्लास है। ठीक है, यूकेपीएससी लेक्चरर मैथ्स की मैराथन हो रही है इसमें। और इसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करा रहे हैं, अलग अलग चीजें करा रहे हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। तो अगर आपके जो है अच्छी तैयारी है तो आप एक अच्छा स्कोर करोगे। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी वीडियोज जो होती हैं जनरली मॉडरेट रहती हैं, मॉडरेट वीडियोज होती हैं। तो अगर आप 70% से ऊपर स्कोर कर पा रहे हो हमारी वीडियो में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो आप देखो कि आपने कहाँ कहाँ पे चीजें गलती करी है। तो मैराथन करने का हमारा एक तरीका होता है, मैं तरीका बता देता हूँ। आज की क्लास में मैराथन क्लास जब हम स्टार्ट करवाएंगे तो मैराथन क्लास में हमारा एक तरीका ये रहेगा, डेकोरम जो हम फॉलो करते हैं क्लास का, वो ये होता है कि इस सिस्टम में ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। और रिकॉर्डेड वीडियो में मैं, अगर आप पहली बार हमारी क्लास में आ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, हम हर क्वेश्चन आपको सामने दिखाएंगे। क्वेश्चन के साथ में आपको कुछ टाइमिंग देंगे। वो टाइमिंग के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हम बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, हम बीच में रुकेंगे नहीं, हम सीधा क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट सॉल्यूशन लेंगे। टाइमिंग के लिए आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, वीडियो को पॉज करके अपनी टाइमिंग लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तब तो बहुत ही बढ़िया करा है आपने। अगर नहीं करता तो आप उसको जो है वो एक नेगेटिव मार्क में काउंट कर लेना, यानी वो आपका जो है वो गलत हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस समझ में आ गया ना आपको। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा जो दे रखा है वो है 3D से, सॉरी 2D से, 2D ज्योमेट्री से हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो, आपको इसकी नॉलेज है या नहीं है पता लगेगा आपको। आपको एक इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज टू 0। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक हाइपरबोला, एक इलिप्स, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? हाइपरबोला करती है, इलिप्स करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करती है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करती है? ये आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो अगर आपको लगता है आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड का टाइम दे देता हूं। 45 सेकंड के अंदर एक आंसर बनाइए इसका और करेक्ट आंसर बनाइएगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। जब भी आपके पास में कोई भी ऐसी इक्वेशन आ जाती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2h(x, y), ये कॉनिक की इक्वेशन बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना, 2h(x, y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y), है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज करो ऐसी एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉनिक जैसे आपको ये दिख रही है, एक कॉनिक की इक्वेशन है। ठीक है, तो कॉनिक की इक्वेशन में अगर आपको इस तरह से कभी भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये आपको दे रखी है, तो अगर सपोज करिए आपने इसका एक डिटर्मिनेंट लिया और डिटर्मिनेंट इसके जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एच एक्स वाई और ये सबके कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को यूज करके आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया। डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका भी बताता हूँ, ए बी सी ऐसे लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एच जी लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए। क्लियर? फिर यहाँ पे एच जी लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर ये डिटर्मिनेंट आपने निकाला है ना, डिटर्मिनेंट आपने निकाला, तो डिटर्मिनेंट में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये डिटर्मिनेंट जीरो आएगा या तो ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। दो ही तो चीजें होती हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ये बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बने या जैसे भी बने, स्ट्रेट लाइंस के पेयर्स बनेंगे। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनेंगे? क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अगर मान लेते हैं डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता तो फिर इसमें अलग अलग तरह की कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? अगर आपने मान लेते हैं, सपोज करो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है और ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, यानी ये वाला नंबर इक्वल है, ये दोनों नॉन जीरो नंबर है कुछ, है ना, तो एक सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? सर्कल बनेगा। इसेंट्रिसिटी इसकी याद रखना, इसेंट्रिसिटी जीरो होती है सर्कल की। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, सपोज करो ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया, ये जो एच स्क्वायर है ये ए इंटू बी के इक्वल आ गया, तो उस केस में ये जो बन जाता है एक पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं आपने ए बी निकाला, वो सपोज करो बड़ा आ गया एच स्क्वायर से, ए बी क्या आ गया? बड़ा आ गया एच स्क्वायर से, या एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया, तो वो इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा पैराबोला की अगर इसेंट्रिसिटी पूछी जाती तो वन होती है, इलिप्स की पूछी जाएगी तो वो लेस देन वन होगी और ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ऐसे समझ लीजिए जीरो और वन से बीच में होती है वो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने एच स्क्वायर निकाला और वो बड़ा आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि एच स्क्वायर ए बी से बड़ा आ जाए, तो वो हाइपरबोला बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइपरबोला।
ठीक है। हाइपरबोला दो तरह के होते हैं, नॉर्मल हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नॉर्मल हाइपरबोला है तो उसकी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसकी एसेंट्रिसिटी √2 होती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। कभी भी कॉनिक की इक्वेशन दी जाएगी तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाना है और डिटरमिनेंट चेक करना है कि वो जीरो है या जीरो नहीं है। जीरो है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। जीरो नहीं है तो ये सारी कंडीशन है, इनको आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, इसको मैं कंपेयर करता हूं। ये जो इक्वेशन आपको ऊपर दे रखी है और ये जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, दोनों को कंपेयर करो और कंपेयर करके ये सोचो कि यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, सी क्या है, एच क्या है और जी क्या है और एफ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर के जो बगल में जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू यहाँ पे कहाँ लिखूं, यही लिख दूं। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे -1 है सर। देखो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है इसमें 1 है सर। सी की वैल्यू, सी होता है कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट कितना है -1 है। एच, एच जो 2 के साथ में दिखता है 2hxy है यहाँ पे कहीं नहीं है तो 0। एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट होता है, एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जी। तो जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 1 है, क्योंकि 2 का देखो 2 की जगह पे 2 लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे एक्स लिखा हुआ है, तो जी क्या हो गया, जी1 हो गया, है ना। तो जी1 हो गया। अब एफ यहाँ पे नहीं दे रखा है, 2fxy ऐसा कुछ, 2fy ऐसा करके कुछ नहीं दे रखा, तो एफ की वैल्यू 0 है। ये सारी वैल्यूज उठा के आपको इस डिटरमिनेंट में डाल देनी है। तो डालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a -1 है, ये 0 है ना, g1 है। ठीक है, उसके बाद में h कितना है, h 0 है, b कितना है, b 1 है, उसके बाद में f कितना है, f 0 है, फिर ये g1 है, ये f 0 है, c कितना है, c -1 है। ये एक डिटरमिनेंट बना, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए याद है आपको प्लस माइनस प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो सबसे पहले -1 लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 -1 -0, फिर -0 ये बीच वाला, इसको छोड़ो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारा 0 बन जाएगा। फिर तीसरे वाले को लेते हैं, +1 हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ो और इसके इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 -1। ठीक है, क्या बन रहा है ये देखो जरा, -1 इंटू -1 प्लस का 1। ठीक है, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू -1 माइनस का 1, +1 -1, आंसर कितना आ गया इसका 0। यानी ये बना क्या है, ये बना है ऑप्शन नंबर सी, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आई आपको या नहीं आई, पक्का सब कुछ क्लियर है ना। मैं आपको पूरा दोबारा से दिखा देता हूं ताकि आप वो चीजें लिख लें जो मैंने बताई थी। एक पूरा मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको दिखा देता हूं। आप अगर स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेने के मतलब एबल हैं इसमें, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा। देखो मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट दिखा देता हूँ। ये है आपका चार्ट। अगर आपके पास में कभी भी एक मान लेते कोनिक की इक्वेशन दे रखी होती है इस तरीके से, तो इसमें से इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसके अकॉर्डिंग इनके ये सारे नाम हो सकते हैं। क्लियर, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। और इसमें ये क्या हुआ, ये शायद मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, मैं ऑप्शन खुद लिख लेता हूं। चलो ठीक है, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं लिखकर। आपको बोल रखा है इफ द एरिया bounded by the parabola y square is equals to 4 lambda x and the line y is equals to lambda x, lambda is greater than 0 is 1/9. so what is lambda, है ना। ऑप्शन में दे देता हूं, ये आसान क्वेश्चन है तो मैं इसके ऑप्शन बना सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे अंदर बहुत ही टैलेंट है बच्चे, टैलेंटेड हूं मैं। ठीक है, तो 4√3 और 2√6, ये लो 4 ऑप्शन बना दिए मैंने। ऑप्शन आसान है इसलिए बना सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को शॉर्ट ट्रिक वगैरह आती है ना। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं आपको जो दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं टाइम, इसके लिए 1 मिनट ले लो आप, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो कि कितने आपके करेक्ट होते हैं। चलो स्टार्ट करो, कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन में ये बोल रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x एक पैराबोला है, ऐसा है, सही है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, यानी ये राइट डायरेक्शन में बनने वाला है। ठीक है, y इज इक्वल टू लैम्डा x एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से पास होती है। सपोज करो ये पास हो रही है, आपसे बोल रखा है कि इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, इसकी वैल्यू है 1/9। तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या है। जैसे इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू लैम्डा x, इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x। तो ये लैम्डा क्या है, ऐसा क्या लैम्डा है जिसकी वजह से इसका आंसर 1/9 आ जाएगा, वो बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए जो भी आपने करा होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, वो जो भी आपने करा होगा, मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूं कैसे करना है। देखो क्या होता है, कभी भी अगर कोई भी पैराबोला आपको दे रखा है, सपोज करो
पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, हमारी एरिया और अंडर द कर्व में भी हमने ये बताया है वीडियो में। और अगर आपको सपोज करो इस पैराबोला का कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू mx, जो कि सेंटर से पास हो रही है, ये इसको कट कर लेती है या पास कर लेती है, तो होता क्या है, इसका कभी भी एरिया निकालना होता है तो एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कोई पैराबोला है, उसको y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है ना, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एरिया होगा, घिरा हुआ एरिया, जो शेडेड रीजन का एरिया होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। क्लियर, याद रहेगा ये। चलो, तो एरिया क्वेश्चन में पहले से दे रखा है 1/9। ए की जगह पे ये वाला नंबर होता है, जैसे 4 लैम्डा एक्स है ना, ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, तो ये जो एक्स और 4 के बीच में जो नंबर दिखता है उसको ए बोलते हैं। तो 8 इंटू क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ए की जगह पे लैम्डा दिख रहा है। समझ गए। अब y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब लैम्डा एक्स, तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ m की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आप बोलेंगे सर m की वैल्यू, वेरी गुड, लैम्डा है ना, तो m की जगह पे हमने लैम्डा डाल देंगे तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा। अब देखो जो जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं, 3 से 3 बार कट हो रहा है ना, 3 3 9, इस 8 को नीचे पहुंचा देता हूं मैं, तो 1/8 3 24, लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा क्यूब बन रहा है। अच्छा, इसको भी काट देते हैं, एक पावर बचेगी नीचे, तो ऊपर 1 टाइम कट हो रहा है, तो यार है 1/24 इज इक्वल टू 1/लैम्डा। तो मुझे बस ये बता दो लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वेरी गुड, 24 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब कुछ जो है वो धुरंधर लोग बोलेंगे सर हमको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती, इसको जो है बेसिक तरीके से बताओ सर कैसे होगा। बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो ऐसा है ना, एरिया निकालना आना चाहिए, है ना। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप ये करेंगे कि ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला का यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 0 से लेके कहाँ तक, 4/लैम्डा तक। ठीक है, 4/लैम्डा तक इसकी लिमिट होगी। ठीक है, तो इसमें से ये पूरा का पूरा एरिया निकाल के अगर आप ये जो अंडर द लाइन जो एरिया आ रहा है इसको हटा देते हो तो ये ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा। अब ये कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे होता है ये। ठीक है, लिमिट कैसे निकाली, लिमिट निकालने के लिए खाली वैल्यू उसको अंदर उठा के रख देनी होती है, y की जगह पे ये उठा के रख दो, आपके पास में खुद लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर, या x की वैल्यू, x और y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। तो देखो, अगर आपको मान लेते बेसिक मेथड से करना तो एरिया इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 0 से 4/लैम्डा तक की लिमिट पे लगाना है आपको। और पहले वाई स्क्वायर जो होगा, वाई स्क्वायर जैसे से y निकालेंगे तो y क्या होगा, √4 लैम्डा x होगा। ठीक है, इसको 2 अंडर रूट लैम्डा एक्स भी बोल सकता हूं मैं। इसमें से लैम्डा एक्स माइनस कर लेना, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर लेना। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और इसको 1/9 के इक्वल रखोगे तो ये सेम ही आंसर आएगा जो मैंने अभी बनाया। ये थोड़ा सा लेंदी है, तो लेंदी से बचते हैं हम, हमारे पास में एग्जाम में टाइम जितना होता है उतना बचाना चाहिए हमारे को, तो लेंदी से बचते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना बेसिक चीजें से हमारे से हो पाए, जितना शॉर्ट ट्रिक से हमारे से हो पाए हम उससे करें। ठीक है, तो आई होप आपका ये आंसर सही निकला होगा, नहीं निकला तो कुछ सीखने को आपको मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, वो दे रखा है हमारे को, कहां से, जी बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे बोल रखा है एमडी, एमडी का मतलब होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज 12, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल तभी है जब आपको रिलेशनशिप पता हो एमडी और एसडी के बीच में। चलो आप स्टार्ट कर लो, आपको दिए हमने 30 सेकंड इसको करने के लिए, 30 सेकंड में क्वेश्चन हलवे की तरह से उड़ जाएगा, हलवा हलवा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको कैसे करना है मैं स्टार्ट करता हूँ। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप बनाओ। एक डेविएशन में, मीन डेविएशन में और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशनशिप होती है, याद रखिएगा। मीन डेविएशन जो होता है 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, हर बार बताता हूं मैं, हर बच्चे को बताता हूं, आपको याद रखना आपका काम है। मीन डेविएशन 4/5 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 12 रख दो, 12 इज इक्वल टू 4/5 इंटू एस डी, है ना। 4 से इसको कट कर लो 3 टाइम्स, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और ऑप्शन नंबर ए फॉर अमृतसर आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, सही निकला है तुम्हारा आंसर।
बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकला तो ये रिलेशनशिप लर्न कर लेना भाई, बड़े काम की है और बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई। पीजीटी टीजीटी के जब हमने प्रीवियस ईयर भी कराए हैं क्लास में, तो उसमें कई बार हमने दिखाया है कि कई बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इफ क्यूडी, अब क्यूडी क्या होता है सर, इसको बोलते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, इसको नाम क्या होता है इसका, क्यूडी, ठीक है, क्यूडी। इफ क्यूडी इज इक्वल टू 16, क्यूडी जो है वो 16 है ना, तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा उस केस में, 24, 42, 10 या नन ऑफ दिस। चलो भाई साहब स्टार्ट करो, एक करेक्ट आंसर बना के देना मेरे को, बढ़िया सा बिल्कुल, है ना। चलो अभी देखो इसके लिए भी आपको ना क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको रिलेशनशिप आनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में रिलेशनशिप होती है, एस डी जो होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ क्यू डी होता है, ठीक है, तो ये याद रखनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ठीक है। मीन डेविएशन 4/5 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 3/2 टाइम्स क्वार्टाइल डेविएशन। और अगर आप ज्यादा अच्छी मैथमेटिक्स जानते हो तो इन दोनों क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच में भी रिलेशनशिप निकाल लेना, है ना, इसी तरीके से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है, तो 3/2 इंटू 16, कट करो इसको और आंसर खत्म। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, हाँ या ना, बहुत ही इजी सर जी, है ना। चलो तुम्हारे को थोड़ा सा और कुछ देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी में देखो ये मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी दे रखी है, आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है अंडर रूट ऑफ 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसके लिए डिफाइन है। दो तरीके हैं देखो इसको करने के। पहला तरीका ये है हिट एंड ट्रायल, आप वैल्यू रखो जिस पे सेटिस्फाई कर रही है वो आपका आंसर। दूसरा तरीका ये है पूरा इसको सॉल्व करो, तो जो आपको सही लगता है वो करो, आपको तो एग्जाम का आंसर चाहिए, आपको तो क्वालिफाई करना है भाई एग्जाम। अब वो चाहे कैसे भी करो, चार में से एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, चाहे आप उसके लिए तुक्का मारने की ट्रिक देख कर चले जाओ यूट्यूब से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, उसके लिए आपको टाइम बचाना है और क्वालिफाई करने के लिए सही आंसर देना है, ठीक है। तो देखो पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका यह है कि इसमें ना ये जो इंटरवल दे रखे हैं इनकी वैल्यू रख लो, जिस पे करेक्ट आंसर आ गया वो इसका करेक्ट आंसर है, सही है ना। तो जैसे मैं -7 रखता हूं यहाँ पे, -7 रखूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा अंडर रूट ऑफ 40 माइनस -7 का स्क्वायर -9, है ना, ऐसे बनेगा मॉड के अंदर। तो -7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 में से 9 माइनस करेंगे 40, तो 40 माइनस 40 बन रहा है, 40 माइनस 40 0, एक डिफाइंड नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। +7 रखूंगा तो भी 0 ही आएगा, इसके बीच में कोई नंबर रख के देख लेते हैं, अब 0 रख के देख लेते हैं, तो 40 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, मॉड के अंदर है, 0 का स्क्वायर -9 ऐसे लिख लो अंडर रूट के अंदर। तो ये 0 का स्क्वायर है, 10 मत समझ लेना इसको, ठीक है ना। तो 40 -9 हो रहा है ये, है ना, मॉड हटाया तो माइनस वाला 9 प्लस हो गया और ये -1 बाहर लगा, 40 -9 कितना हो जाता है 31, अंडर रूट 31 एक डिफाइंड नंबर है, नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पे सेटिस्फाई हो गया। 8 पे सेटिस्फाई होगा क्या, चेक कर लेते हैं, ठीक है, 8 पे नहीं होगा तो -8 पे भी नहीं होगा, है ना। तो 8 पे सेटिस्फाई करके चेक कर लेते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 40 माइनस 8 स्क्वायर -9, अब 8 स्क्वायर कितना होता है 64, है ना। सो अंडर रूट ऑफ 40 माइनस 64 में से क्या माइनस करो, 9 माइनस करो, 64 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 55 मिल रहा है ना, 55 मिलेगा, तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, हाँ या ना। अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर, ये रियल नंबर कभी नहीं दे सकता, है ना, तो नहीं दे सकता, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, बस इतना ही करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सोहेल सर हमें तो सॉल्व करके दिखाओ, तो सोहेल सर को आता है भाई, सब सॉल्व करना, ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, जो अंडर रूट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे एक्स अंडर रूट के अंदर है तो ये बाहर निकल के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दिया करो उसके ऊपर। तो 40 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे करो, इसको इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर -9 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, सही है ना। अब देखो हमने ये पढ़ा था मॉड के अंदर कभी भी ऐसे होता है, जैसे लेस देन इक्वल्स टू ए तो इसकी वैल्यू -a से +a के बीच में x की वैल्यू लाई करती है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -9 -40 से +40 के बीच में लाई करेगा,
ठीक है, ये बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं आपको कि बेसिक से कैसे करना है इसको। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको 9 को सब जगह पे ऐड करना पड़ेगा, तो -31 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, -9 + 9 कट, 40 + 9 49, स्क्वायर हटाएंगे तो देखो ये नेगेटिव वैल्यू बन रही है, तो इस पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये आइटा में देगा आंसर। तो ये नहीं देगा तो हम क्या करते हैं, इस वाली इनइक्वालिटी को चूज कर लेते हैं 49 वाली को, और इसमें से स्क्वायर हटा के जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -7 और +7 के बीच में आ जाएगी। सही है, ये लो हो गया खत्म। सही है ना, तो कैसे भी करो आंसर तो सही निकलेगा, क्योंकि मैं करा रहा हूं तो सही ही निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं फिर तुम्हारे को। हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भाई साहब, है ना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। क्या है डिजिट्स, ठीक है, 1 1 2 2 2 2 3 4 4 टेकन ऑल एट द टाइम। अच्छा जी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, मतलब सिंपल नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, है ना, इसमें करने में थोड़ा दिमाग लगेगा। द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस इज 175, 162, 160, 180। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बनाओ इसको। ठीक है, इसको करने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, दिमाग तो लगाना चाहिए। मैं तब तक जो है इसका कलर वलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, कौन सा कलर लगाओ, ये ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर लगा लेते हैं। ठीक है, चलो, तो आपसे बोल रखा है कि आपके पास में कुछ नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं अपने पास में। ये 9 नंबर्स को हमारे को अरेंज करना है ना, 9 नंबर को अरेंज करना है, कितने प्लेसेस पे अरेंज करेंगे, 9 ही प्लेसेस पे अरेंज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि इस तरीके से अरेंज करना है कि जो ऑड डिजिट हैं वो इवन प्लेसेस पे आने चाहिए, है ना। तो टोटल कितने तरीके हैं ये आपको बताना है बस। तो इसके लिए क्या करो, 9 प्लेसेस बनाओ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। अब इसमें इवन वाले काउंट करो, इवन वाले कौन कौन से, जो मतलब इवन प्लेसेस पे आते हैं, जैसे सेकंड पोजीशन है, ये एक इवन 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 पोजीशन है। तो हमारे पास में 4 ऐसी पोजीशन है जो इवन है, जैसे सेकंड नंबर, 4 नंबर पोजीशन, और कौन सी नंबर की पोजीशन है, 6 नंबर की पोजीशन, 8 नंबर की पोजीशन। तो ये जो सेकंड हो गई, फोर्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, एट्थ हो गई, ये इवन पोजीशन पे सिर्फ ऑड नंबर चाहिए अपने को। ऑड नंबर मतलब 1 1 या 3, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, बाकी जो पोजीशंस हैं उस पे इवन नंबर चाहिए। बताओ किस तरीके से भरा जाएगा इसको, क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, कितने तरीके से भरा जा सकता है इसको। तो देखो करने का तरीका क्या होता है, जब भी आपके पास में रेस्ट्रिक्शन बेस्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो हम ये हर बार बोलते हैं कि पहले रेस्ट्रिक्शन को सॉल्व करो, उसके बाद अरेंजमेंट करो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ये कहती है कि आपको सबसे पहले इवन प्लेसेस फिल करने हैं। इवन प्लेसेस है 4, 1 2 3 4। तो 4 प्लेसेस को आपको फिल करना है और यहाँ पे 3 ऑड नंबर डालने हैं। क्या ये बात सही है, 1 1 या 3, 3 ऑड नंबर डालने हैं। तो 4 में से 4 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं आपको सबसे पहले। तो 4C3, इन चारों में से, क्योंकि 4 नंबर तो है नहीं अपने पास में, 3 नंबर, तो 4 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट करो सबसे पहले। इन 3 प्लेसेस में ऑड नंबर को अरेंज करो। अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं, 3 फैक्टोरियल। अगर कोई रिपीटेशन है तो रिपीटेशन से डिवाइड करो। तो रिपीटेशन है क्या, बिल्कुल है, 1 1 रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब ये 4 प्लेसेस को हमने से 3 प्लेसेस को अरेंज कर लिया है हमने, मतलब 4 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पे हमने क्या कर लिया है, ऑड नंबर अरेंज कर लिए। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी। तो ये तो ऑड वाला को करा है ना, टोटल को अरेंज करने के लिए बाकी बचे हुए प्लेसेस पे, बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इनमें से एक बचा होगा, हाँ है ना। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब 3 प्लेसेस तो अरेंज हुए हैं ना, 3 प्लेसेस पे तो नंबर आए होंगे ना, कोई भी 3 प्लेसेस पे नंबर आए होंगे, एक प्लेस तो बच ही गया होगा ना, क्योंकि 3 ही तो ऑड नंबर है। तो कोई छठा एक प्लेस बचा होगा, सपोज करो ये वाला बच गया होगा, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस टोटल बचे होंगे। 6 प्लेसेस पे 6 डिजिट को अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं, 6 फैक्टोरियल। कोई रिपीटेशन है तो उससे डिवाइड करना होता है। रिपीटेशन जैसे 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, और 4 जो है वो 2 बार आ रहा है ना।
तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से 3 की वैल्यू तो 4 ही होती है ना, इसकी वैल्यू तो 4 ही होती है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 लिख देता हूँ, है ना, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। इससे इसको काट दो, 2 से 6 काटो 3 बार, इससे काटो 3 बार, ठीक है। तो क्या आ रहा है अपने पास में, ये आ रहा है 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट, है ना, सही से बताओ, ठीक है, मजा आ रहा है। हाँ, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, चलो 4 दिया 12, 12 दिया 36, 36 गुणा 5 कितना होता है भाई साहब, 6 पंजे 30, 0। अरे मैं अभी कैसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, 36 गुणा 5, 6 पंजे 30, और ये कितना बनेगा फिर, ये बनेगा 3 ना, तो 180, ठीक है, 180 के आसपास मेरे हिसाब से बनना चाहिए, मेरी कैलकुलेशन अगर सही है तो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 36 गुणा 5, क्योंकि 5 या 15 बनते हैं ना, 3 180 हो रहे हैं, करेक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 36 गुणा 5 180, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम पूछ रहे हैं यहां से, जी हाँ मैं हूं खलनायक, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ये आंसर पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को घुसा दिया है ना मजा आता है ये सब करने में। तो अब आपसे ये बोला गया कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। मैं इसके लिए दोबारा से कलर चेंज कर लेता हूं, अब तुम्हारे को नीला नीला दिखाता हूं आसमान की तरह, ये ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो इसके लिए टाइम कितना लोगे तुम, पहले ये बताओ। इसके लिए तुम्हारे को टाइम देता हूं मैं 60 सेकंड तो देना चाहिए, मेरा दिल बड़ा है तो 10 सेकंड का और आपको लिवरेज दे देते हैं, 70 सेकंड, 70 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हारे को, कर लेना, ठीक है। और बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, तुम मैसेज नहीं करते हो, मैसेज करके बताओ ना कि कितने करेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे, पता तो लगे तुम्हारे को, ठीक है, हमारे को भी पता लगना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। ओमेगा रेस टू पावर 10, ओमेगा रेस टू पावर 23 पाई, ये आपको पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर 1 होता है, 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका आंसर ओमेगा होता है। अगर एक ज्यादा है तो पावर, अगर मान लेते हैं 2 ज्यादा पावर है तो इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर होता है। कैसे पता लगता है कि किसका आंसर क्या होगा, ये जैसे 10 पावर है इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, रिमाइंडर जो आ रहा है वो इसका आंसर होगा, तो ओमेगा की पावर 1, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ओमेगा की पावर 1 किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ओमेगा की पावर 10 के इक्वल है। फिर ओमेगा की पावर 23 का पता लगाना है, 23 को 3 से डिवाइड करो, देखो 3 7 21 होता है ना, तो ये 2 आ गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। ऐसे करते हैं हम इसको, पाई माइनस पाई बाय 4। अब इसको करने के लिए आपको 2 3 चीजें आनी चाहिए। पहले तो देखो थोड़े बहुत ना कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे ये वाला बताया, जैसे एक और होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करोगे तो इसका आंसर -1 आता है, तो मैं इसको -1 लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत रूल पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, -1 इंटू पाई यानी माइनस पाई बाय 4 लिख देता हूँ। फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है कि अगर आपके पास में साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब साइन थीटा 4th क्वाड्रेंट में है, और इस माइनस को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा, मतलब 4th क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा इस तरीके से लिख दिया जाता है इसको, ठीक है। यानी ऐसे सिंपल भाषा में बोलो तो ये माइनस बाहर, ठीक है, तो माइनस साइन ये हो जाएगा कितना, पाई प्लस पाई बाय 4, क्या ये बात सही है। अब एक और रूल पढ़ लो जरा, साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और ये 3rd क्वाड्रेंट में लाई करता है उस केस में। तो कभी भी साइन पाई प्लस थीटा, जैसे पाई है प्लस समथिंग कुछ दे रखा है, तो ये माइनस साइन, एक माइनस देखो पहले से भी है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एक्चुअल में जो आ रहा है वो आ रहा है साइन पाई बाय 4 के बराबर है, ठीक है। ये दिस इंप्लाई से डरना मत, हमारे को आदत पड़ रखी है इसलिए लगा दिया, ठीक है, इक्वल्स टू लगना चाहिए, मेरे को पता है, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4 1/√2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपने सी निकाला, यस या नो, निकाल लिया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत समझदार हो आप, ऐसी बात नहीं, एग्जाम क्लियर है तुम्हारा, है ना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ ए, अच्छा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से है ये क्वेश्चन, बोला गया इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये है, तो मैट्रिक्स ए रेस टू पावर माइनस 50 व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12 क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, इसका कौन सा आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? सही आंसर निकालना, क्योंकि सही आंसर निकालोगे तो आपको अंदर से खुद भी खुशी होगी, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और मैं ध्यान से देखूं तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बेसिक एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, है ना। तो अगर मैं ए रेस टू पावर एन भी निकालूंगा यहाँ पे, तो ये कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं वो तो डायरेक्ट याद रखा करो, मेरे हिसाब से ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर मैं ए रेस टू पावर माइनस एन निकालूंगा तो याद रखिएगा कॉस माइनस एन थीटा होगा ये, ठीक है, माइनस साइन माइनस एन थीटा होगा, फिर साइन माइनस एन थीटा होगा, और कॉस माइनस एन थीटा होगा। सही है, तो ये हमने जब हम क्लासेस भी करवाते हैं तो उसमें भी बताते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बेसिक एग्जांपल है, और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। और इसमें एक खासियत और होती है कि आप जितनी पावर करोगे उसको यहाँ पे एंगल में डाल डाल के सॉल्व कर सकते हो, है ना। सही आंसर आएगा आपका, क्लियर। तो अब -50 डाल देता हूं मैं एन की जगह पे, तो ए रेस टू पावर -50 कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ये होगा कॉस -50 थीटा, है ना, माइनस साइन -50 थीटा, साइन, है ना, -50 थीटा, और कॉस -50 थीटा, ये हो, यस, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए तब जाके सॉल्व होगा। यहाँ पे लिख दूं, देखो कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही रहता है। साइन माइनस थीटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना जो है ना, अपना रूप चेंज कर देता है, नेगेटिव हो जाता है भाई साहब, है ना, रूप चेंज कर देता है अपना ना, असली रूप दिखा देता है अपना, तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब हम ये दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, करें। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और थीटा की जगह पे पाई बाय 12 डाल देते हैं, वो डालना भूल गए थे, वो भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, देखो जरा, ए रेस टू पावर -50 इज इक्वल टू कॉस, देखो कॉस -50 है, थीटा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 50 इंटू थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 12, है ना, 50 इंटू पाई बाय 12, सही है। अच्छा, उसके बाद में अच्छा मैं इसको कट भी कर दूं तो 25/6 आ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या 25/6? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स कर ही लोगे ना, 25π/6 लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। और ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन बना देगा, साइन 25π/6 हो जाएगा 25π/6, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस साइन 25π/6। इसलिए इतना करता हूँ ताकि मेरी ना लाइंस बच जाए, थोड़ा सा ना लिखने में जगह कम है अपने पास में, 25π/6 तो थोड़ा सा बनना पड़ता है कंजूस। अब देखो साइन कॉस 25π/6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कॉस 6 चौक 24 होता है ना, तो 4π प्लस π/6 ऐसे लिख सकता हूं मैं, π/6 सबको, माइनस साइन इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 4π प्लस π/6, ठीक है। फिर साइन 4π प्लस π/6, फिर यहाँ पे कॉस 4π प्लस π/6, राइट, है ना। अब ये लिखने के बाद में एक चीज और पता होनी चाहिए, कहाँ लिखें भाई, सब जगह नहीं है, साइड में लिख देता हूं कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं कि कभी भी अगर आपके पास में कॉस या साइन या कुछ भी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसमें 2n पाई प्लस थीटा लिखा हो, 2n पाई मतलब 2 का कोई मल्टीपल हो पाई के साथ में और प्लस थीटा हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीजें सेम ही होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीजें सेम ही होती हैं, पॉजिटिव ही होते हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इस समय, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऐसे बनेगा कुछ, कॉस π/6 साइन π/6 माइनस का साइन π/6
और cos पाई बाय 6, ठीक है ऐसा। तो cos पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब √3/2, साइन 1/√2, ठीक है, नहीं 1/2 सॉरी 1/2 1/2, ठीक है। फिर ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का √3/2। लो भाई साहब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा समझा के करा है, लेकिन आप इसको करोगे तो जल्दी जल्दी कर लोगे, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको इसके बाद में, इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है वो करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा फिर मैं, क्लियर। चलो देखो अगेन मैंने मैट्रिक्स का आपको दिया है डिटर्मिनेंट का मिक्स करके। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, पहले इस पे फोकस करिए और उसके बाद में आप ये बताइएगा कि आपका आंसर क्या निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, let A be a matrix of order 3x3 and determinant of A is equals to 4 if determinant of 2 adjoint of 3A is equals to 2 raised to power alpha 3 raised to power beta, then what is the value of alpha plus beta 12 13 17 और 24। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। इसको करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा 50 सेकंड्स का, 50 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। सॉल्व करिए, आप आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। फिर जाके आप मतलब इसको सही बना पाओगे, ठीक है। और चेक करिएगा कि जो मैंने निकाला है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, वैसे ही आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स चैप्टर का, डिटरमिनेंट चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान क्या होना चाहिए, देखो ज्ञान तो बड़ा इजी है। आपको करना क्या है, देखो कुछ चीजों के बारे में पहले पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है ना, और इसका मतलब कुछ भी ऑर्डर है, सपोज करो मतलब कैसे, सपोज करो कि मेरे पास में ना एक, सबसे पहले मैं कॉमन वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो कोई के नंबर है और ए मैट्रिक्स के साथ में वो मल्टीपल में है, और ए मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के साथ में वो मल्टीपल में है, और ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर है n क्रॉस n। तो कभी भी अगर मेरे को बाहर निकालना हो k को, तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। यानी सपोज करो ऐसे लिख रखा है 2a डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे 3x3, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर। क्या बात समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ, अगर मान लेते हैं आपको k कोई कांस्टेंट नंबर है और a बाहर निकालना है, और इसका ऑर्डर मैं दोबारा से ये बोल रहा हूँ n क्रॉस n ऑर्डर है, तो याद रखिएगा k बाहर निकलता है जब, तो एक पावर कम पे बाहर निकलता है और एडजॉइंट ऑफ a इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ऑर्डर वही रहेगा n क्रॉस n का, इसका तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, लेकिन इस पे क्या होता है, एक पावर कम हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, पावर सेम बाहर निकलती है, इसमें सेम बाहर नहीं निकलती जब भी एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट के केस में एक कम पावर बाहर निकलती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जैसे हम आपको बताएं तो याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ a का कभी भी डिटरमिनेंट करना हो और इसका ऑर्डर है मान लेते हैं n क्रॉस n, तो इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 के इक्वल होती है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a का करना हो तो वैसे इसमें तो प्रॉपर्टी इस तरीके से फॉलो होती है, एडजॉइंट ऑफ a जो होता है ना, इसका अगर डिटरमिनेंट करना पड़ जाए आपको तो ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो जितने एडजॉइंट होते हैं उतने ही n-1 पे पावर लग जाती है। 3 एडजॉइंट होंगे तो होल क्यूब हो जाएगा, 4 होंगे तो होल की पावर 4 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसमें बढ़ाते रहते हैं पावर। तो अभी हमारे को जितनों की जरूरत है बस उतनी ही प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, फालतू प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी बताई अभी आपको, हमने बताई आपको 1 2 3, एक और बताते हैं चलो, 4 प्रॉपर्टी। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी दे रखा है ना, तो इसको हम डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b लिखा जा सकता है। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, a इंटू बी के बराबर नहीं होता। डिटरमिनेंट में इसलिए हो जाता है क्योंकि डिटरमिनेंट एक असाइंड वैल्यू है मैट्रिक्स के साथ में, तो इसमें ये काम कर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो चलो अब जरा इसमें ध्यान से देखो, सारी प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पीछे मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ये वाली है प्रॉपर्टीज, सबका स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक करके। अब कैसे मैं इसको यूज करूंगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले तो ये देख लो, और क्या क्या निकालना है वो देख लो। अल्फा बीटा निकालना है और ये गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3x3 है, तो आपको 2 एडजॉइंट ऑफ 3a है ना, इज इक्वल टू दे रखा है 2 रेज़ टू पावर अल्फा 3 रेज़ टू पावर बीटा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को बाहर निकालूंगा। इस 3 को कैसे बाहर निकालूंगा, कितना ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 3, बाहर निकल के कितना ऑर्डर हो जाएगा 2, है ना। तो मतलब पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी, जैसे k की पावर n-1 होता है। तो एडजॉइंट ऑफ a हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, कैसे कर रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर अल्फा 3 रेज़ टू पावर बीटा के बराबर है, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर बीटा के बराबर है। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर है और ये क्या है 2 है,
और यहाँ पे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो 3x3 है, तो ये इनको बाहर निकालूंगा तो 2 की पावर 3 बाहर निकलेगा इंटू 3 के स्क्वायर की पावर 3 बाहर निकलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर अल्फा 3 रेज़ टू पावर बीटा के बराबर। क्या बात ठीक है, समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है ना, मतलब ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, क्या सोच के लिया मैंने ये क्वेश्चन ये सोच के लिया गया है कि आपका जो है ना, बस आपका क्या सही होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। आपको ऐसा क्वेश्चन देना चाह रहे थे हम कि जिसमें फॉर्मूले ज्यादा हो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये फॉर्मूला हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया, और एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है, n-1 यानी 2, ठीक है। तो ये हो गया n-1 यानी 3-1, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा के इक्वल हो गया। अब 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया है ना, इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर अल्फा 3 रेज़ टू पावर बीटा हो गया है, ठीक है। तो 2 का क्यूब इंटू 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू इसको लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 4 है ना, 4 चौक 16, 2 की पावर 4 भी 16 ही होता है। 2 रेज़ टू पावर अल्फा 3 रेज़ टू पावर बीटा के बराबर हो गया। तो 2 की पावर टोटल बन कितना रहा है, 7, 3 की पावर कितना बन रहा है, 6, 2 रेज़ टू पावर अल्फा 3 रेज़ टू पावर बीटा के बराबर हो गया। तो आपसे अल्फा कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, बीटा कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। कंपेयर करने पे देखो दिख रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो ये हो गया 7 प्लस 6, 7 और 6 कितना होता है भाई, 13 होता है। तो 13 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने भी ऑप्शन नंबर बी बनाया होगा और मेरे बताने से पहले बनाया होगा। अगर मेरे बताने से पहले बनाया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही आंसर है आपका। नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो है बस ये देखना है कि आप कहां पे क्या गलतियां कर रहे हो, उस गलतियों को एग्जाम से पहले सुधारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन दे रखा है। अभी तक के किसी भी सेट में हमने रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नहीं डाला था, तो इसलिए इस वाले सेट में हमने डाल दिया है, ताकि आपको पता लगे कि आपने ये वाला चैप्टर भी ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाले जो पुराने सेट में नहीं डाले थे, तो आपको वैरायटी मिल जाएगी काफी, ठीक है। इससे आपका क्विक रिविजन होगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट 1 2 3 4 सच दैट आर इज इक्वल टू दे रखा है 1 1 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 2। तो आपसे पूछा गया कि ये आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। 30 सेकंड का मैं इसको टाइम दूंगा बस आपको करने के लिए। 30 सेकंड का टाइम क्यों दूंगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसलिए दूंगा, ठीक है। देखो आर क्या दे रखा है, पहले तो ये देख लेते हैं। सेट है आपके पास में, मान लेते हैं सेट का नाम है ए 1 2 3 4, ठीक है। आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है आपको 1 1 1 2 2 2 4 4 है ना, 1 3 3 3 और 3 2, ठीक है। ये दे रखा है आपको। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है। 2 ऑप्शन रिफ्लेक्सिव के है ना, 3 ऑप्शन सिमेट्रिक के हैं, इसमें भी सिमेट्रिक, इसमें भी सिमेट्रिक, इसमें भी सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद में मैं सिमेट्रिक चेक करूंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि भैया अगर मान लेते हैं कि आर कोई रिलेशन है, तो a जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल है ना, यानी सभी a के लिए इनका डबलेट होने चाहिए यहाँ पे। तो अगर 1 है तो 1 1 है क्या यहाँ पे, 2 है तो 2 2 है क्या यहाँ पे, 3 है तो 3 3 है क्या यहाँ पे, 4 है तो 4 4 है क्या यहाँ पे। तो सबके अगर डबलेट है तो इसका मतलब क्या है, R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये कैसा है, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक अगर चेक करना है आपको, तो आपको क्या करना होता है, मान के चलते हो आप, है ना, मान के ये चलते हो कि a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, और इसका उल्टा चेक करते हो आप कि b, a बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है r को, फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r, है ना। तो r के अंदर जो भी a b है उनके लिए उनके मतलब उल्टे क्या बोले इसको, उल्टा जो होना चाहिए a, b, ऑर्डर अगर चेंज कर दें इसका, तो इसका दूसरा रिवर्स ऑर्डर के जो एलिमेंट है वो इसके अंदर होने चाहिए। तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, 1 2 का उल्टा होता है 2 1। सपोज करो मैंने चेक करा, मैंने माना कि 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या इसका उल्टा 2 1 है यहाँ पे, नहीं है है ना, 2 1 नहीं है। तो 2 1 तो नहीं है इसमें, बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब यह है आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक नहीं आया, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसका,
रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक नहीं आया। सिमेट्रिक तो सेकंड वाले, थर्ड वाले में बोल रखा है, ये भी नहीं हो सकता। सिमेट्रिक फोर्थ वाले में बोल रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। इसमें बोल रहे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है। अगर आप इसको देखोगे ना, 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई लो 2 2, तो 1 2 इसमें होना चाहिए। 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, बिल्कुल है इसमें। तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब आप बोलेंगे 4 4 पे, तो 4 4 पे जब आपको स्टार्टिंग का एलिमेंट ना मिले सेकंड वाला, तो उस पे चेक ही नहीं करते ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो याद रखिएगा वो ट्रांजिटिव है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो, तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी निकला, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको डोमेन ऑफ अ फंक्शन से दे रखा है, आपसे पूछा गया है, मतलब फंक्शन चैप्टर से दे रखा है, आपसे पूछा है इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। fx इज टू दे रखा है log बेस 2 x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है भैया r माइनस -1 -2, ठीक है। फिर -2 कॉमा इंफिनिटी दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है भैया इसका r माइनस -1 -2 -3। चौथा ऑप्शन है -3 कॉमा इंफिनिटी -1 -2। तो भैया डोमेन होता क्या है? डोमेन वो वैल्यूज का सेट होता है जिसको रखने पे फंक्शन डिफाइंड वैल्यू कोई दे दे, हमारे को अनडिफाइंड ना हो। तो हमारे को ऐसे ऐसे वैल्यूज निकालनी होती है जिसपे ये फंक्शन जो होता है अनडिफाइंड नहीं होगा। तो देखो ऐसा होता है कि जब भी आपको किसी भी, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है x/1 + x, आपसे इसका डोमेन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे पहली चीज ये होती है कि ये जो वैल्यू है ना नीचे वाली, ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो ये x/0 बन जाएगा, है ना। x/0 बन जाएगा, मतलब समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। तो डोमेन में सबसे पहला काम ये होता है कि इसको ये सोचना है कि इसको 0 नहीं बनाना, इसको 0 नहीं बनाना। अच्छा, मैं आपको टाइम देना भूल गया, इसको करने के लिए 45 सेकंड का टाइम है आपके पास में। चलो 50 सेकंड का, 50 सेकंड बनाओ इसको। कैसे बनाओगे आप, है ना, ठीक है। तो मैंने एक हिंट दे दिया है। वैसे इसको 0 नहीं करना, तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वो नंबर निकाल देने, या नीचे से वो नंबर निकाल देने हैं जिसपे 0 बन रहा है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा डोमेन निकालने के लिए, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ना, इसको नॉन जीरो करना है। 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। कैसे करोगे? देखो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ऐसे लिख लो, नॉट इक्वल टू 0। फिर इसका x कॉमन आ रहा है पहले वाले में, तो ये हो गया, अरे ये हो गया x प्लस 2, फिर प्लस 1 कॉमन निकालो, x प्लस 2 नॉट इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 x प्लस 2 नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -1 और एक -2। x -1 -2 नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन या तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। अभी देखते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट होगा। सी वाला तो करेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलो अब देखो दूसरा ये है log बेस 2 दे रखा है ना, ठीक है। log बेस 2 दे रखा है, x प्लस 3 दे रखा है। इससे क्या होता है, देखो इससे डोमेन जब भी आप निकालते हो, याद रखिएगा डोमेन निकालने के लिए आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए कि जब भी लॉग बेस ए बी दे रखा होता है, तो ये जो बी होता है ना, बी ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा उस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लॉग जो होता है उसका जो फंक्शनल वैल्यू होती है और बेस वैल्यू भी, ठीक है, वो 0 नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो इतनी चीज याद रहेगी, क्लियर है। और फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो क्या होती है, 0 से बड़ी ही होती है। तो हेयर हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 जो है वो बड़ा होगा 0 से, है ना, बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा 0 से। तो x जो होगा वो बड़ा होगा किससे, -3 से। तो अगर मैं पूछूंगा x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप बोलेंगे सर x जो है वो -3 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा होगा। तो भैया मिल गया डोमेन, कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों को कंबाइन करो तो डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन आ रहा है भाई इसका -3 से इन्फिनिटी आएगा, है ना, -3 से इन्फिनिटी तक आएगा, लेकिन इसमें दो नंबर नहीं आएंगे, -1 और -2 बस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबने बना लिया हो इसको, है ना। नहीं बना तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है कि मॉक क्यों लगाए जाते हैं। मॉक लगाने का एक ही रीजन होता है कि आपको अपने में इंप्रूवमेंट करनी है। आपका अगर स्कोर कम भी आ रहा है, वैसे कम आएगा नहीं, फिक्र ना करिए, है ना, इतना कम नहीं आएगा अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर कम भी आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मतलब उसके लिए ना आपको सोचना यह है कि आपको एनालिसिस करना है कि भाई क्या गलती हो रही है, कौन से चैप्टर में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। जब आपने फाइंड आउट कर लिया वो, तो आप उस पर काम कर पाओगे, ठीक है, इसलिए ही इसको दिया जा रहा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपसे बोल रखा है द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, 1 1 0 1 1 0 0 0 0 r,
ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकालने आइगन वैल्यू का यूज करके। भाई बताओ क्या होगा। ठीक है, द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, मतलब ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0 1, ठीक है, 1 -1, 0 2, 1 2। आपसे पूछा है कौन कौन से होंगे। मुझे पता है, मेरे को निकालने आते हैं इसके रूट्स, कैसे निकालने हैं देखो मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको टाइम लिमिट देता हूँ, इसको टाइम लिमिट में देता हूँ आपको 50 सेकेंड। 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 50 सेकंड में आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, कैसे करोगे बताइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की क्लासेस ली हैं आपकी, तो आपको ये बताया गया है कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालते हैं। और लीनियर अलजेब्रा में भी आपको ये सब कुछ चीजें, सारी की सारी चीजें मतलब क्लियर करी गई थी स्टार्टिंग में, मतलब जो स्टार्टिंग के लेक्चर थे उसमें बताया गया था। तो हमने ये बोला था a माइनस लैम्डा आई, है ना, 0 के बराबर रखो तो लैम्डा की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में। तो कुछ नहीं करना, ए ये इस मैट्रिक्स को ए मान लो, लैम्डा आई मैट्रिक्स जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। तो ए माइनस पहले तो लैम्डा आई हम निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है भैया ये 1 1 0 1 1 0 0 0 0 माइनस लैम्डा आई का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 होता था ना, और 0 0 1 होता था, उसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो जो भी आएगा उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो देखो पहले तो इसको माइनस करूंगा तो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा जगह बढ़ेगी। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट इसको डिटरमिनेंट को ले लो। मैं ये वाले के अबाउट ले लेता हूँ, तो इस वाले के अबाउट लूंगा। देखो ये 0 0 0 ये तो खत्म, तीसरे वाले के अबाउट ले लो, इसको छोड़ा, इसकी इधर इसकी इधर, तो माइनस लैम्डा इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, -1 हो गया, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 के कर दो। अब इसको आप चाहो तो और ओपन भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बड़ा आसान सा तरीका होता है ओपन करने का। ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। ये माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये लैम्डा हो गया, लैम्डा को तो कर नहीं सकते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ऐसा बनेगा, -1 और इज इक्वल टू 0। इससे इसको काट दो और इस लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, वरना इस लैम्डा को भी बाहर निकालो, छोड़ो बाहर निकालो। तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया लैम्डा -2, है ना, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में मिला क्या, हमारे को ये मिला है लैम्डा की दो वैल्यू, एक तो 0 मिल गई, एक इससे मिल गई 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस इतना सा काम आपको करना था, समझ में आया, बहुत ईजी था, है ना। आई होप आपने भी ऑप्शन नंबर सी ही बनाया होगा इसका आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है वेक्टर से। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस जे कैप डॉट के क्रॉस आई प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे इज। ठीक है, क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बनाइए इसको। कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4 बार आ रखा है भाई। ये अलग अलग जगह पे पूछा गया है क्वेश्चन। आपके पास दोबारा से आ जाए तो आपके तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, बस वो मजे ही तो चाहिए हमारे को। देखो तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहले आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ इसको करने के लिए ना, 30 सेकंड में बन जाएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बनाना देखो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, आई डॉट आई कभी निकालना हो या जे डॉट जे निकालना हो, है ना, या के डॉट के निकालना हो, है ना, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, याद रखिएगा। आई के साथ में अगर मैं जे का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो 0 दे देगा। ठीक है, फिर हम एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, सपोज करो मैंने आई लिखा है, यहाँ पे जे लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे मान लेते हैं के लिखा है। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर ये कहता है कि अगर मान लेते हैं आप आई क्रॉस जे निकाल रहे हो, सपोज करो आई क्रॉस जे निकाल रहे हो, तो इसकी वैल्यू के होती है, मतलब इसका इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप जे क्रॉस के निकाल रहे हो, देखो मैं ऑर्डर में चल रहा हूँ इसी में, जे क्रॉस के निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है। ठीक है, आई कैप, मैं कैप बोलना भूल जाता हूँ कई बार, तो के क्रॉस आई निकाल रहे हो अगर आप, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, जे कैप होती है। उल्टा करोगे तो माइनस में आ जाएगा, बस जैसे आप जे क्रॉस आई निकालोगे तो माइनस का के कैप हो जाता है, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। तो अगर इसको ध्यान से देख पाओ तो आई डॉट जे क्रॉस के लिखा हुआ है, जे क्रॉस के का मतलब क्या होता है, आई, ये रहा, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई लिखा हुआ है, के क्रॉस आई को क्या बोलते हैं, जे,
है ना, प्लस k डॉट आई क्रॉस जे लिखा हुआ है, आई क्रॉस जे को क्या बोलते हैं k, है ना, और मेरे को पता है आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट क्या होता है, 1 + 1 + 1, आंसर कितना आ गया 3। इतना हलवा क्वेश्चन था ये, कितने 2 लाइन में सॉल्व हो गया। और अगर आप चाहोगे ना इसको ना मतलब देख के भी सॉल्व कर दोगे, इतना इजी क्वेश्चन था ये, समझ में आ रहा है ना, आसान क्वेश्चन दिया था, बढ़िया था, मजा आया। चलो एक और क्वेश्चन दे, है ना, ये लो। अब आपको वेक्टर एनालिसिस से एक और क्वेश्चन दे दिया, आपको बोला गया है कि इफ द वेक्टर f फ्रॉम f x y z x + 2y + az I कैप प्लस x k कैप इज इरोटेशनल, अघूर्णी बोलते हैं उसको, अघूर्णी, ठीक है, इरोटेशनल है, तो a का मान बताइए। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम इरोटेशनल वेक्टर की बात करते हैं, आघूर्णी जो होता है मतलब जो रोटेशनल वेक्टर नहीं होते, तो याद रखिएगा, हम एक चीज याद रखेंगे कि जब भी आप इरोटेशनल वेक्टर की बात करते हैं तो कर्ल जो होता है उसका, ठीक है, यानी इस वेक्टर का जो कर्ल होगा उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब ये होता है कि वो 0 हो जाती है। वेक्टर का काम क्या है, मतलब कर्ल का काम क्या होता है, कर्ल का काम ये होता है कि वेक्टर फील्ड की रोटेशन को बताता है वो एक तरह से। 18 का, अब ये उत्तराखंड एलटी का है या दूसरा एलटी का है वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि 2018 में उत्तराखंड एलटी में मैंने ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं देखा है, तो एलटी का है तो हो सकता है किसी और स्टेट का हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व जरूर करेंगे। आपको बोल रखा है xn = cos π/2n plus eta sin π/2n, n belongs to capital N, natural number, then limit x tends to n tends to infinity, x1 x2 x3 xn की वैल्यू क्या होगी, लिमिट का क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा या 2 होगा। आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको टाइम जरूर दूंगा, इसके लिए मैं दूंगा आपको 60 सेकंड का टाइम। 60 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी मैंने ज्यादा टाइम दिया इसको करने के लिए, आपको ज्यादा इसलिए दिया है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा ना आपको करने में। तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके एक दिमाग में अपने एक आंसर रखिए कि भाई ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से सर ये एक आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, आंसर बनाइए। और अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करता तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो देखो इसको कैसे करना है पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इसको करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन दे रखा है xn, है ना, xn दे रखा है आपको cos π/2n प्लस आइटा साइन π/2n, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू n जो है वो नेचुरल नंबर है कोई, वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, और x1 x2 है ना, मल्टीप्लाई में शायद ये है ना, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 xn की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आपको पता लगानी है, तो पहले तो आप क्या करो, मतलब सीधा सीधा अगर मैं तरीके से समझाऊं आपको, तो आपने एक वो पढ़ा है रूल, क्या बोलते थे उसको, कौन सा रूल होता था वो, आइलर फॉर्म वाला, याद है कि हम ऐसे बढ़ा देते हैं, cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1 दे रखा हो कभी, है ना, या इसकी मल्टीप्लाई में cos θ2 प्लस आइटा साइन θ2 दे रखा हो, है ना, और फिर ऐसे करते 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 cos θn प्लस आइटा साइन θn दे रखा हो, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos θ1 θ2 ऐसे करके θn, है ना, प्लस आइटा साइन θ1 से लेके θn तक हम लिख सकते हैं, प्लस करके θn तक, ये पढ़ा है ये वाला, है ना, आइलर का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो बस यही काम ना मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करूंगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका मीनिंग क्या है, आपको एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये होता है इसकी रेंज इंफिनिटी तक जा रही है ना, इसकी रेंज क्या है, इंफिनिटी तक जा रही है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस मतलब आप ऐसे समझिए π/2 प्लस आइटा साइन π/2, है ना, इंटू कॉस π/2 का स्क्वायर प्लस आइटा साइन π/2 का स्क्वायर, ये मतलब है इसका, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इंटू कॉस π/2 का क्यूब प्लस आइटा साइन π/2 का क्यूब, π/2 का क्यूब, फिर ऐसे करते 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 आप जाओगे तो cos π/2 मतलब इनफाइनाइट तक जाओगे ना, पूरा सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो इनफाइनाइट तक जाओगे, अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये लिमिट लग रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा जा रहे हो तो इनफाइनाइट लिमिट लग रही है पूरी की पूरी, तो इसका अगर मैं इसको खोलूं
आयलर थ्योरम से, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कॉस ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 का क्यूब, है ना, प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी प्लस आइटा साइन, है ना, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 स्क्वायर, ऐसे करते करते अप टू इंफिनिटी। तो अगर मैं इसको ध्यान से देख पाऊं तो ये अंदर जो बने हैं एंगल, ये एक जीपी है, देखो जरा, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 6, तो इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी कभी भी आपको ऐसे दे रखी हो ना 1/2, है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, है ना, 1/2 का क्यूब। तो इनफाइनाइट जीपी अगर आपको दे रखी हो तो इसके सम निकालने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें अगर इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, आर की वैल्यू, आर मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब बात ये करते हैं a क्या होता है, a होती है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, 1/2 के स्क्वायर को यानी पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो मिलेगा वो आर होगा, ठीक है। अगर आर इसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो 1 और -1 के बीच में ही आएगा, देखो इसका आर कितना आएगा, देखो पाई बाय 2 का स्क्वायर, आर अब मेरे को अगर निकालना तो पाई बाय 2 का स्क्वायर को पाई बाय 2 से डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। तो पाई से तो पाई गया 1 आया, 2 स्क्वायर से ये गया 2, तो 1/2 आ गया, है ना। तो r की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब इसका जो सम होगा ये कुछ ऐसे होगा ना, a अपॉन 1 माइनस आर, है ना, प्लस आइटा साइन, अच्छा मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, आइटा साइन a अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया cos पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ही होता है, तो cos पाई बाय 2 अपॉन 1/2, है ना, प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 अपॉन में कितना 1/2, 2 से 2 कट 2 से 2 कट, तो cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, cos पाई की वैल्यू होती है भैया -1, आइटा साइन पाई की वैल्यू होती है भैया 0, तो इसका आंसर आ गया कितना -1। -1 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका बना तो बहुत बढ़िया। इसको बनाने के लिए आपको 2-4 चीजें पता होनी चाहिए थी, जैसे सीक्वेंस सीरीज में जीपी का केस पता होना चाहिए था आपको, है ना, और दूसरा ये है कि आपको आयलर थ्योरम जो कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो पता होनी चाहिए। तो अगर आयलर थ्योरम के, मतलब आयलर थ्योरम सिर्फ एक नहीं है, डी मोइवन ने जब उसके साथ में दी थी तो उसके 2-3 रिजल्ट हैं, तो आपको सारे रिजल्ट पता होने चाहिए, तब जाके आपको थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से दिया है हमने, आपसे ये पूछा गया है कि साइन हाइपरबोलिक कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है इस क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला लगा मेरे को जो मैंने दिया है, ठीक है। ए बी सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आपके हिसाब से, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा या डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बनाइए, चलो कितना टाइम, 30 सेकंड देता हूं इसको करने के लिए मैं आपको, 30 सेकंड। फॉर्मूला आता होगा तो 30 सेकंड बहुत है आपके लिए, ठीक है, नहीं आता होगा तो फिर तो भैया आधा घंटा भी कम है आपके लिए ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला कैसे बनाओगे। तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लॉग, अगर आपको याद है तो मैंने ऐसे बताया था, लॉग एक्स प्लस, है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। तो अगर मान लेते हैं एक्स की जगह पे कुछ भी वैल्यू तो इस तरीके से लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो करना कुछ नहीं है, लॉग आएगा, है ना, कॉट एक्स आएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा ये, है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स यानी कोसेक एक्स हो गया प्लस कॉट एक्स हो गया, ठीक है, रूट से स्क्वायर हट गया तो ये लॉग आ गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसका, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। अगर आपका भी यही बना तो बहुत ही बढ़िया, सही करा है आपने, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं अब तक कितने क्वेश्चन पे, 9 या 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपका स्कोर क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक, आगे भी अच्छा चलना चाहिए, ठीक है। नहीं चल रहा तो आगे चलेगा, ठीक है, वेट करिए, सब कुछ होगा, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x अपॉन 2 की पावर 1 बाय x की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए बी होगी, ए प्लस बी बाई 2 होगी, अंडर रूट ए बी होगी या ए प्लस बी होगी। देखो इसको करने का ना मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा अभी आपको, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता तो मैं मान के चलता हूँ आप इसको बेसिक मेथड से करोगे, और बेसिक मेथड से करोगे तो लगभग आप इसमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगाओगे। तो मैं आपको 70 सेकंड दे देता हूँ, चक दे इंडिया वाले, है ना, वो 70 मिनट दे रहे थे शाहरुख खान, हम दे रहे हैं आपको 70 सेकंड। 70 सेकंड में आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 70 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसको बेसिक से करोगे तो फिर तो आपको मतलब पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब
से हमने आपको टाइम दे दिया है। करिए सॉल्व इसको, बना दिया आंसर। चलो अब मैं ये देखो, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करना है। आप अगर बेसिक से कर लोगे फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। फिर आपको लगेगा यार ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, तो मैंने शॉर्टकट बताया, तो मैं इसको देखकर आंसर बता सकता हूँ इसका। ठीक है, तो देखो पहले बेसिक से करते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसको y लेते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू आपको जो भी दे रखा है, मतलब a रेस्ट टू पावर x दे रखा है प्लस b रेस्ट टू पावर x दे रखा है अपॉन 2 दे रखा है होल रेस्ट टू पावर 1 बाय x दे रखा है। लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट तो निकालते हैं बाद में, पहले हम इसको क्या करते हैं, ये पावर को ना थोड़ा सही सही करके लिखते हैं। तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, log y लेंगे तो log में ये पूरा का पूरा आएगा, और log की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, तो 1 बाय x log a रेस्ट टू पावर x प्लस b रेस्ट टू पावर x अपॉन 2 ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिख दीजिए। अब हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं इस x को तो नीचे पहुंचा देंगे और log y को ऐसे छोड़ देंगे। log y लिमिट लगा देते हैं, लिमिट कितनी है भैया, x टेंड्स टू 0 log y लिमिट x टेंड्स टू 0 log a रेस्ट टू पावर x प्लस b रेस्ट टू पावर x अपॉन 2 अपॉन x। और क्योंकि ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म है, देखो डाल के देख लो, है ना, ये बनेगा log 1 की वैल्यू होती है 0 अपॉन में 0 अपॉन 0 की फॉर्म है, तो इसमें एल हॉपिटल रूल लगाया जा सकता है। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे हम इसमें और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो दोनों साइड कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम अभी थोड़ा सा बताते हैं इसको। ठीक है, पहले तो लिमिट, मतलब दोनों साइड तो नहीं, पहले इस साइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया log y इज इक्वल टू आपका ये बन रहा है क्या बोले इसको, log का होता है 1 बाय a रेस्ट टू पावर x प्लस b रेस्ट टू पावर x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर a रेस्ट टू पावर x का दोबारा से करना पड़ेगा मुझे, है ना, तो a रेस्ट टू पावर x का करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा भैया a रेस्ट टू पावर x log a, है ना, प्लस b रेस्ट टू पावर x का करेंगे तो b रेस्ट टू पावर x log b हो जाएगा, log b हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा। तो ये 2 से तो 2 कट हो रहा है, अपॉन में x का जो होता है वो 1 हो जाएगा। ये लिमिट अभी है x टेंड्स टू 0 इस पे। ठीक है, इस तरफ लिमिट लगा के, वैसे इसमें लगाते नहीं है हम, ठीक है, हमको इधर ही लगानी होती है क्योंकि ये वैल्यू फंक्शन की हम निकाल रहे हैं, बाद में log को इधर भी पहुंचाना होता है हमारे को ना। ठीक है, अब a रेस्ट टू पावर x प्लस b रेस्ट टू पावर x, इसमें हम लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो ये कितना बनेगा अगर मैं बनाना चाहूं तो ये बनेगा लिमिट x, अच्छा लिमिट तो डाल दें, लिमिट डाल के ये बनेगा log y इज इक्वल टू 1 बाय 2 log a प्लस log b। जितना भी a रेस्ट टू पावर x था, b रेस्ट टू पावर x था, वो a रेस्ट टू पावर 0 b रेस्ट टू पावर 0 बन गया, तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। तो मतलब आपको ये अगर समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, a रेस्ट टू पावर 0 बनेगा प्लस b रेस्ट टू पावर 0 बनेगा, तो ये 1 प्लस 1 यानी 2 बन जाएगा, ऐसे लिखा है हमने। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद में ये बन रहा है आपका log ab, समझ में आ रही है बात, log ab बन रहा है, और इसकी पावर क्या बन रही है भैया, इसकी पावर बन रही है 1 बाय 2। तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर पहुंचाएंगे, तो अभी पहले तो इसको लिख लेते हैं, log y इज इक्वल टू पावर को ऊपर पहुंचाएंगे, इन दोनों में log की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी log ab, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, log a प्लस log ab को, और पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में कौन सा आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई ab की पावर 1 बाय 2। लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, आप समझ पा रहे हो। देखो मैंने सिर्फ दो मतलब वेरिएबल के लिए करा और मेरे को बहुत टाइम लग गया इसको करने में। इतना टाइम एग्जाम में कहाँ है हमारे पास में, हम कहीं तो टाइम बचा सकते हैं ना अपना। तो अगर हमारे पास में कभी भी मान लेते हैं ऐसा आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाता है, और कभी भी आपके पास में मान लेते हैं ऐसा आ जाता है a रेस्ट टू पावर x प्लस a की पावर x, क्या a की पावर सपोज करो, या ऐसा समझ लो x1 कोई वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ k1 आ रखी है ना, या x मतलब कुछ k1 कोई वेरिएबल है, ठीक है, k1 कोई नंबर है, इसकी पावर x आ रखी है, प्लस k2 की पावर x आ रखी है, k3 की पावर x आ रखी है, और ऐसे करते करते मान लेते हैं kn की पावर x आ रखी है, अपॉन में n लिखा हुआ है, और इसकी पावर मान लेते हैं 1 बाय x लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा इसका आंसर बड़ा इजी होता है, सबको मल्टीप्लाई करो, k1 k2 k3 सबकी मल्टीप्लाई करो kn तक, है ना, और n है ये, ठीक है, और इसकी पावर जो है ये कर दो, ये कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1 बाय n कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, a की पावर x प्लस b रेस्ट टू पावर x प्लस c रेस्ट टू पावर x अपॉन 3 होल रेस्ट टू पावर 1 बाय x, ठीक है। तो इसका अगर आंसर निकालना है आपको,
तो आंसर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये क्या है, ए बी सी, ये है K1 K2 K3, है ना। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, A इंटू बी इंटू सी, और इसकी पावर ये डाल दो 1 अपॉन करके, बस आपका आंसर खत्म हो गया। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर यही निकलेगा, ठीक है। तो आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझ में आ रही मेरी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉड के अंदर दे रखा है प्लस x माइनस 2 दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0,3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। 0 पे, 2 पे, 3 पे, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ द अबव। इसको करने के लिए हम देंगे भैया आपको 30 सेकंड। 30 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बेसिक से बनाओ, कैसे भी बनाओ, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बना लिया। चलो मैं आपको दिखाता हूं इसको करने का तरीका क्या होता है। एलटी में आ रखा है 2020 का और हलवा क्वेश्चन है। जब मैंने इसको क्वेश्चन पेपर मैंने पिछली बार वाला सॉल्व करवाया था खुद ही, मुझे याद है क्योंकि मैंने सॉल्व करवाया था। जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था तब मैंने बोला था ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया आपके फ्री के मार्क्स से। मैंने आपको ये बोला था कि भाई सबसे पहले जो होता है ना, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मॉड का जो कर्व होता है वो कैसा होता है। जैसे मॉड एक्स की बात करें, मॉड एक्स का कर्व कुछ ऐसा होता है वी शेप का, ये यहाँ पे टच करता है वी शेप का, यहाँ पे टच करता है 0 पे, है ना, और उसके बाद इधर और इधर चले जाता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं मॉड x माइनस 1 का कर्व बनाना हो तो वो ऐसे यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे टच करेगा 1 पे और इधर चले जाएगा ऊपर। तो x इज इक्वल टू 1 पे टच करता है, इस तरफ जो होता है पॉजिटिव होता है और इस तरफ जो होता है नेगेटिव होता है। अब ये कर्व जब हम बनाते हैं ना तो इसमें एक थ्योरम होती है कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का, जैसे कोई फंक्शन है उसका मैंने ग्राफ बनाया, सपोज करो ये फंक्शन बनाया मैंने, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कोई ग्राफ बना दिया। तो मैंने पूछा क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस तो दिख रहा है, डिफरेंशिएबल है क्या। तो याद रखिएगा हर कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, और डिफरेंशिएबल कहां नहीं होता वो पता होना चाहिए। जैसे आपने मान लेते इसका ग्राफ बनाया तो कहीं ना कहीं अगर इस कर्व पर ऐसे पॉइंट आ गए जो बिल्कुल शार्प यानी नोक जैसे पॉइंट होते हैं, शार्प पॉइंट, इन पॉइंट्स को बोलते हैं शार्प पॉइंट्स, यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अब मॉड का जब भी कर्व होता है ना, मॉड के कर्व में शार्प पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मॉड का कर्व जो है हमने कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है, मॉड का कर्व कुछ ऐसे बनाया था हमने वी शेप का। तो जो वी शेप का है ये जो पॉइंट है ना, ये होता है शार्प पॉइंट इसका। तो इन शार्प पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी अगर मैं बात करूं इस मॉड x माइनस 1 का, तो 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट यानी शार्प पॉइंट है, इसका 2 है। कैसे पता लगाते हैं शार्प पॉइंट, इनको ना इक्वल टू 0 रखो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू जो आई वो इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिसमें से एक पॉइंट इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप इसको कैसे भी करते रहो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके करते रहो, जैसे एनसीईआरटी में करते हैं वैसे करो, वैसे भी वही आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि 2 पे डिफरेंशिएबल निकलेगा ही नहीं वो मॉड की प्रॉपर्टी से। या तो आप ऐसे कर लो जैसे कि हमने बताया, तो हमने जैसे बताया आपको देखकर आंसर पता लग जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर 1 दे रखा होता ना उन्होंने तो उस पे भी आप क्या कर देते, नॉट डिफरेंशिएबल डाल देते, उस पे कोई दिक्कत नहीं होती, सही आंसर माना जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिफरेंशिएबिलिटी से है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y है, देन dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। 70 सेकंड देते हैं इसको करने के लिए भाई, आपको करो सॉल्व, ठीक है। साइन ए प्लस वाई होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस बी होगी, साइन ए प्लस वाई बाय साइन ए होगी, या साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए होगी, ठीक है। करिए इसको, ठीक है। अच्छा स्कोर तुम्हारा ज्यादा है या कम है, ज्यादा आने पे ज्यादा खुश नहीं होना, कम आने पे ज्यादा दुखी मत होना, है ना। उसका एक रीजन है, कम आएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये एक तरह से बस आपकी खाली तैयारी चेक करने के लिए हमने टेस्ट लिया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने मिक्स करे हैं, है ना, मिक्स करे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ टॉपिक खराब हो, तो आपके पास में चांस है अभी, आप उसको बढ़िया करिए ना। और अगर मान लेते हैं आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप उस पर और काम करिएगा, पढ़ना वढ़ना मतलब और थोड़ा सा बढ़िया करिएगा, और लोगों से आगे निकलने का आपके पास में मौका है, ठीक है। चलो बताइए भाई इसका क्या आंसर आएगा, सॉल्यूशन देते हैं हम आपको, ठीक है। देखो जैसे आपको क्या दे रखा है, साइन वाई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स साइन ए प्लस वाई। अब आपने इसको ना खोल बोल के करने की कोशिश करी होगी, जहां तक मेरा दिमाग चल रहा है आपने साइन ए प्लस वाई में फॉर्मूला लगाया होगा, है ना, हाँ साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया होगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। फिर आपको एक चीज पता लगी होगी कि यार ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ए प्लस वाई में डी वाई बाई डी एक्स फंस रहा है हर जगह,
है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक ट्रिक क्वेश्चन भी है आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, मतलब ऐसा टफ नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्या। आप क्या करो, इसको इधर उठा के ले जा लो, इधर उठा के ले जाओगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, ये ऐसा बनेगा सर, x की वैल्यू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई बनेगी सर, हाँ या ना, ये तो बनेगी। इसका डेरिवेटिव कर दो y की रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में ना करोगे तो y की रिस्पेक्ट में कर लो, dx अपॉन dy, तो क्या आएगा इसका, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल में पता क्या है, इन्होंने y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके इसको उल्टा कर दिया है, बस इसी के बेसिस पे इसका आंसर आ जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कहीं पे भी पूरे आंसर में कहीं पे भी x नहीं है, नहीं है ना, हाँ वो इसी वजह से नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले करे होंगे तो ही आपसे सॉल्व होंगे, वरना थोड़ा सा ना आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो भैया क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि नीचे से स्टार्ट करो, इसको छोड़ोगे इसका डेरिवेटिव करोगे, माइनस साइन वाई को छोड़ोगे सेकंड वाले का डेरिवेटिव करोगे, है ना, डी वाई सॉरी y के रिस्पेक्ट में साइन a प्लस वाई का करोगे, है ना, उसके बाद में इसका होल स्क्वायर कर दोगे, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन a प्लस वाई को तो छोड़ दिया, साइन y का होता है कॉस वाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉस वाई साइन a प्लस वाई, है ना, और माइनस साइन वाई कॉस a प्लस वाई अपॉन में कितना साइन स्क्वायर है, ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है आपको, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। स्क्रीन छोटी है थोड़ी सी ना, कोई बात नहीं। अब देखो अब क्या करना है, अब ये करते हैं हम कि ये जो है ना इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। इसमें cos x sin y माइनस साइन एक्स cos y एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये होता है sin x माइनस y का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा sin x माइनस वाई, x के प्लेस पे पूरा का पूरा, y के प्लेस पे ये, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dy की, अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। y से तो y कट गया, ये साइन a मिल रहा है, साइन a को आप क्या करो बाहर निकाल लो चाहो तो, ठीक है, या बाहर क्या निकाल लो, छोड़ दो ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख लो साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dy की, तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर a प्लस वाई को डिवाइड कर दो सर किससे, साइन a से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, अगर आप कर लेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। तो डी अगर आपका आंसर आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो देखिए क्या गड़बड़ हुई है आपसे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन छोटा है अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, हाँ अगर वैसे करोगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके करोगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी, फिर आपको एडजस्ट करने पड़ेगा इसको आंसर को, है ना, फिर जाके आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन दे रखा है रोलेस थ्योरम से। रोलेस थ्योरम जो है ना वो इसके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं तो हमने इसको रख लिया इस बार ना, इस बार के मतलब सीरीज में हमने इसको रख दिया। क्वेश्चन में क्या है पहले तो इसको देख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है, आपको बोल रखा है f(x is equals to sin x upon e raised to power x है, then the value of x in 0 to pi for which Rolle's theorem verified is, ठीक है। तो बताओ किस वैल्यू पे जो है रोलेस थ्योरम जो है वो x की कौन सी वैल्यू पे वेरीफाई होती है, आपसे पूछा गया है। जीआईसी का क्वेश्चन है 2018 का। चलो कैसे करोगे, देखो कितना टाइम दें आपको इसको करने के लिए, हम देते हैं आपको 50 सेकेंड, 50 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 50 सेकंड में आप इसको बनाइएगा। मैं बता देता हूँ, देखो रोलेस थ्योरम होती क्या है। देखो अगर आपके पास में कोई फंक्शन है ना, उसका कर्व है कोई, सपोज करो ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है कोई, ठीक है। थ्योरम थोड़ा सा एक जल्दी से बताता हूँ, ये कर्व ऐसा है तो सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये क्या है, ये बी पॉइंट है ना। बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, इसकी फंक्शनल वैल्यू सपोज करो एफ ए है, इसकी फंक्शनल वैल्यू को सपोज करो यहाँ पे एफ बी है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास में एक ऐसा कर्व है, ठीक है, जो क्लोज इंटरवल, अगर fx जो कोई fx कोई फंक्शन है, सपोज करो fx कोई फंक्शन है, उसका हमने कोई कर्व बनाया, उस कर्व की ये पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अगर मान लेते हैं fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये जो है इफ fx इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है।
और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब रोलिस थ्योरम लगती है तब है जब कोई भी फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले। पहला, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना जरूरी है ओपन इंटरवल में। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो कन्वर्ट्स टू नहीं होता, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक हो रही है उसकी तो कॉन्टिन्यूटी होगी, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं कि आपने एफ ए निकाला और एफ बी निकाला, वो दोनों बराबर आ गए, तो ये मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाली वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है फंक्शन की। तो इस फंक्शन में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है, अब वो बीच में हो कहीं पर भी हो, कि जहां पे अगर मैं मान लेते हैं सी पॉइंट है, अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूं इस पॉइंट को रखकर, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी, 0 आएगी। तो एफ डैश सी क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, ठीक है, एफ डैश सी जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो अलग होती है, रोलेस थ्योरम अलग होती है। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं आता उस केस में, ठीक है, एफ ए और एफ बी क्या होता है, बराबर नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए एफ डैश एक्स के इक्वल होता है उस केस में, एफ डैश सी के इक्वल होता है, आई मीन, ठीक है। तो वहां से डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखो बोला गया है कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर करेंगे बात, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, e रेज़ टू पावर x को छोड़ेंगे, sin x का करेंगे, sin x का क्या होता है cos x, ठीक है। फिर मतलब e रेज़ टू पावर x का छोड़ेंगे, फिर sin x का करेंगे cos x, फिर माइनस sin x को छोड़ेंगे, e रेज़ टू पावर x का करेंगे, e रेज़ टू पावर x होता है, ठीक है, अपॉन e रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर यानी e रेज़ टू पावर 2x हो गया। इसको रखेंगे 0 के बराबर। क्यों रखा, मेरी बात पता है क्यों रखा, हाँ जी, इसलिए रखा क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 होगा अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, है ना। 0 होगा तो e रेज़ टू पावर x cos x माइनस sin x, e रेज़ टू पावर x मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन e रेज़ टू पावर x 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 0 ऐसे बन रहा है। इसको उधर पहुंचाओ, इसको भी उधर पहुंचाओ। उधर पहुंचाने का मतलब ये है कि भाई e रेज़ टू पावर 2x जो होगा ये मतलब ऐसा फंक्शन है, ये 0 नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का मतलब ये है cos x माइनस sin x ही तो 0 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी भी 0 नहीं होता। तो अगर मैं इसको चाहूंगा भी, इसको मान लेते मैं इससे माइनस भी कर दूंगा, e रेज़ टू पावर माइनस x आएगा, तो माइनस x भी आएगा, मतलब ऐसे समझिए, समझ लो e रेज़ टू पावर x है अपॉन e रेज़ टू पावर 2x है। तो क्या मैं इसको e रेज़ टू पावर x माइनस 2x यानी e रेज़ टू पावर माइनस x लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो हमारे पास में ये फंक्शन पता कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसा कुछ, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा, ये ऐसा कुछ बनेगा, e रेज़ टू पावर माइनस x cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। e रेज़ टू पावर माइनस x का ग्राफ होता है ये कभी 0 पे टच ही नहीं करता, याद रखिएगा, टच ही नहीं करेगा, 0 के पास में जाएगा लेकिन 0 पे टच नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं टच करेगा, ठीक है। तो ये टच ही नहीं करता यानी 0 पे जाता ही नहीं, तो ये 0 हो ही नहीं सकता। अब ये 0 नहीं हो सकता तो 0 कौन होगा, फिर cos x माइनस sin x 0 होगा, सही है ना, 0 होगा। इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से पाई, तो 0 से पाई दे रखा है, तो इसका मतलब cos x बराबर sin x हो गया। अब cos x sin x के बराबर कब होता है, तो आप बोलेंगे सर पाई बाय 4 पे होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होते हैं दोनों के दोनों। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 पाई बाय 4 भी इसका आंसर हो सकता था अगर इंटरवल बढ़ा दिया जाता तो, ठीक है, इंटरवल कोई और दिया जाता तो 3 पाई बाय 4 भी इसका होता, लेकिन अभी जो सेटिस्फाई कर रहा है, अभी पाई बाय 4 सेटिस्फाई कर रहा है हर तरफ से कंडीशन को ना, तो cos x जो है वो sin x के बराबर क्या आ रहा है, पाई बाय 4 पे आ रहा है। अच्छा 3 बाय 4 पे भी वो बराबर नहीं होगा, उसमें भी इंटरवल का थोड़ा सा क्वाड्रेंट का रूल के हिसाब से वो पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने ऑप्शन नंबर बी बनाया हो। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आती तो हमने थ्योरम बगल में बता दिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी ही है बस थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा इसमें, ये वाला, जहां पे फंक्शन की स्लोप 0 हो जाएगी। हाँ, बस फंक्शन का ग्रेडियंट जो होता है वो 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो बताओ स्लोप कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर ये थीटा जो है ना, ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अरे कोई लाइन ऐसे जा रही है तो 0 डिग्री का ही तो एंगल बना रही है, तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, स्लोप 0, तो उस पॉइंट पे स्लोप 0। बस यही तो चीज बोली है उसने, रोले ने कुछ अलग नहीं बोला, वही चीज बोली है, बस आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to mod x and axis of x between x is equals to -4 and x is equals to 2, ठीक है। 16, 12, 8, 10 बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
जल्दी करिएगा। देखो एक चीज अच्छी हुई है आपके साथ में, इसमें ना मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बता दिया है आपको कैसे बनता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और सही सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन होता है नेगेटिव, यहाँ पे फंक्शन होता है पॉजिटिव। ये जो x है ना, ये दो वैल्यू लेता है। अब -4 और 2, तो -4 तो भैया यहाँ पे कहीं पे होगा दूर कहीं, ये होगा -4 x की जगह पे, है ना, x इज टू -4, और 2 होगा यहाँ पे कहीं पे, x इज टू 2। 2 थोड़ा सा पास में होगा ना, 4 ज्यादा दूर होगा, 2 पास में होगा। तो आपको एक्चुअल में एरिया निकालना है ये वाला, ये वाला। तो ये एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा, है ना। ये वाली लाइन जो है ये है y इज टू x, ये वाली लाइन जो है y इज टू -x, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, बताओ कैसे निकलेगा। टाइम दिया मैंने आपको इसके लिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 30 सेकंड में हो जाएगा आपसे, 45 ले लो, चलो 45 सेकंड का टाइम ले लो, बनाओ इसका आंसर, ठीक है। देखो इसमें आपको सबसे पहले तो लिमिट डिसाइड करनी है, जैसे ये 0 से 2 और 0 से -4, दो लिमिट है हमारे पास में, एक तो 0 से -4 से 0 है, और एक है 0 से 2। -4 से 0 के बीच में अगर मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को इस लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, इस लाइन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन ऐसे होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, उसके बाद में मेरे को इस लाइन के अबाउट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर निकलेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों का इंटीग्रेशन करने वाला हूं, बट अलग अलग लिमिट के लिए, ठीक है। तो पहले वाली लिमिट होगी मेरी -4 से 0, दूसरी वाली लिमिट होगी कौन सी, 0 से 2, ठीक है। तो एरिया ऐसे निकालेंगे हम, पहले तो लिखेंगे -4 से 0, और इसमें ये वाली लाइन होगी y dx। अगर आपको पता हो तो एरिया का फॉर्मूला अगर मैं x एक्सिस के अबाउट मतलब शेड करता हूं, तो वो होता है a से b y dx होता है ना। तो y dx का मतलब होता है x एक्सिस के अबाउट शेड कर रहा हूं, यानी पॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रहे हैं। तो एक्सपेंड हो रहे हैं तो एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो स्ट्रिप जो हम बोलते हैं ना, वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे फिर भाई, क्रिएट करवा देंगे, -x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा, x dx हो जाएगा। अब इसमें माइनस को तो बाहर निकालो, x का कर लो, x का होता है x²/2। तो एक काम करता हूँ, 2 को भी बाहर निकालता हूँ, -1/2 x², ऐसे लिखता हूँ मैं इसको। तो -4 से 0, फिर प्लस का 1/2 ऐसे लिखूंगा, x² यहाँ पे लिखूंगा, तो इसका भी तो x²/2 ही होगा, फिर 0 से 2 होगा। तो अब -1/2 को तो ऐसे छोड़ो, x² में पहले 0 रखूंगा, तो 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर रखूंगा तो 4 चौक 16, तो माइनस का 16 बन जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस का 16 बनेगा क्या, चलो कोई बात नहीं, 16 बन जाएगा, ठीक है, बाद में देख लेंगे वो। प्लस 1/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर -0 हो जाएगा। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 16/2, 8 हो गया, प्लस 4/2 2 हो गया, 8 और 2 हो गया 10, 10 है क्या किसी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आया तो यही बढ़िया है फिर आपके लिए। समझ में आ गया, कोई डाउट, समझ में पक्का, चलो नोट कर लो इसको अच्छे से ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है भाई। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रखा है इंटीग्रेशन। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूं, आपको दे रखा है कि an कोई है, वो है इंटीग्रेशन 0 से π/4 10⁻⁴ nx dx के बराबर। तो आपसे पूछा है कि a10 प्लस a8 की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ कैसे करोगे। आपको देते हैं इसमें टाइम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1/8, 1/11, 1/9, 1/13। हरियाणा पीजीटी में आया था भैया, हरियाणा वालों का है ये क्वेश्चन भाई। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। बनाना इसको मैं इसके लिए देता हूं आपको 70 सेकंड, 70 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। सोचना भी है आपको, क्योंकि इसके लिए ना ये कैसे करना है अपने हिसाब से सोचिए, इसको बनाइए, एक आंसर अपने दिमाग में रखिए। ए एन एन देखो यहाँ पर है ये, मतलब अगर मेरे को a10 प्लस a8 निकालना है तो मैं एक्चुअल में n की जगह पे वो रखूंगा वहां पे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं a10 ही निकालने की कोशिश कर लेता हूं। इसका सॉल्यूशन अगर निकाल रहा हूं तो ये होगा 0 से π/4, π/4 4 है ना, 10 की पावर 10x होगा dx। अब मुझे क्योंकि a8 निकालना है तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं सबसे अच्छा ना। तो मैं इसको a10 को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, 0 से π/4 है ना, और
ऐसे लिख लेता हूँ 10 की पावर 8x इंटू 10 रेस्ट टू पावर 2x dx। मेरी बात समझ में आ रही है क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे a10 और a8 चाहिए, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 8 और 10 दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो ये tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, लेकिन इसको हम इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हैं। मेहनत क्या कर सकते हैं, 0 से π/4 लिख सकते हैं हम इसको, 10 रेज़ टू पावर 8x लिख सकते हैं हम, और tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 कर सकते हैं हम, ठीक है, -1 dx। ये करा हमने, ठीक है। ये करने के बाद में आप देखो sec स्क्वायर x माइनस 1 को हम खोलेंगे 10 की पावर 8x के साथ में, तो a10 इज इक्वल टू आ गया 0 से π/4, एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इससे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 8x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 और -1, तो 10 8x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बन गया। अब ऐसा बनने के बाद में आपको करना क्या है, ऐसा बनने के बाद में इसको ध्यान से देखो जरा, ये जो दिख रहा है ना, देख पा रहे हो इसको, क्या है ये? तो आप बोलेंगे सर आपने ये लिखा तो है 10 की पावर 8x, और 10 की पावर 8x से मेरा मतलब ये है, अगर a10 को लिखा था तो क्या लिखा था, 10 की पावर 10x लिखा था। 10 की पावर 8x अगर लिखा हुआ है तो ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी है, a8 की वैल्यू है ये। हाँ जी, तो यही तो आपको दिखाना था, तो a8 की वैल्यू है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा बहुत ज्यादा होगा हमारा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा फायदे की चीज हमने लिख दी है, क्योंकि हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे और हमारा आंसर बनने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि ये a8 और a10 की वैल्यू होगी। क्या बात सही है? तो अगर मैं a8 और a10 का सम निकालना चाहता हूं तो वो ये है ना। तो अगर मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। अब इसको सॉल्व करना हमारे बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल क्यों है, मैं इसको t मान लेता हूं ना, 10x इज इक्वल टू t मान लो, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx बराबर किसके, dt के। चलो भाई, तो a10 प्लस a8 उसको उठा के इधर लेके आ गया मैं, तो मैं लिमिट चेंज कर लूं क्या, चलो छोड़ो, लिमिट चेंज चलो कर ही लेता हूं, ठीक है। तो लिमिट चेंज करूंगा तो t इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करूंगा, π/4 रखूंगा तो t 10 π/4 1 आ जाएगा। तो 0 से 1 है लिमिट, ये बन रहा है t की पावर 8 sec स्क्वायर x dx की वैल्यू है dt, तो t की पावर 8 dt बन गया है। तो t की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 9/9, है ना, 0 से 1, है ना, a10 प्लस a8, तो a10 प्लस a8 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 1 की पावर 9/9 माइनस 0 की पावर 9/9, तो आंसर आ गया 1/9। तो 1/9 क्या हो गया भैया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, जैसे आपको ये बोल रखा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y प्लस x प्लस e रेज़ टू पावर y माइनस x इज। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको ये बोला गया है कि भैया पहला ऑप्शन है अपना e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x दोबारा से अच्छा प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस x होना, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे अभी, ठीक है। दूसरा है e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस c। तीसरा ऑप्शन है भैया e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस माइनस e रेज़ टू पावर x प्लस c। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपसे ये पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ए को तो मैं अभी देखो ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, फिर भी चलो देख लेंगे अभी अगर इसका आंसर आया तो, है ना। तो इसके लिए देते हैं हम आपको 45 सेकंड, 45 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे हम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको देखो हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशन से। वेरिएबल सेपरेशन में बड़ा आसान होता है तरीका, x वाले अलग कर लो y वाले अलग कर लो, x वाले अलग y वाले अलग, जैसे आप करोगे उसका इंटीग्रेशन कर दो आपका आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे dy by dx दे रखा है, सबसे पहले तो मैं इसको वेरिएबल को सेपरेट करता हूँ। e रेज़ टू पावर y प्लस x है तो इसको e रेज़ टू पावर y इंटू e रेज़ टू पावर x लिख सकता हूँ, प्लस e रेज़ टू पावर y माइनस x है तो e रेज़ टू पावर y इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x लिख सकता हूँ मैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर e रेज़ टू पावर y कॉमन आ रहा है, तो e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x आ गया, ठीक है, dy by dx के बराबर। सेपरेट करो, e रेज़ टू पावर y को इधर लेके जाऊंगा, e रेज़ टू पावर x के साथ में dx कर दूंगा, तो dy e रेज़ टू पावर माइनस y ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करूंगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x और dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना कोई टफ थोड़ी ना है, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y
है ना। इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही होता है, e रेज़ टू पावर माइनस x का माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x होता है, प्लस c होता है। अरे भैया ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी बन रहा है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है, निकाला आपने 45 सेकंड में, नहीं ये तो बहुत ही जल्दी हो गया, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा, फिर नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया है वो हमने दिया है 2D ज्योमेट्री से, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो जरा, आपसे बोलोगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एक सर्कल है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, है ना। इसकी रेडियस कितनी है पता लग जाएगा, अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। हुज मिड पॉइंट इज -4,5, इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, -4,5 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस पे कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट क्या है, -4,5 है। यहाँ पे कहीं पे होगी वो कॉर्ड, यहाँ पे कहीं पे होगी वो कॉर्ड, तो -4,5 है ये मिड पॉइंट, -4,5। तो बताओ इस सर्कल की कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, आपको ये बतानी है, ठीक है। तो कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, निकालो। कितना टाइम चाहिए, टाइम देता हूं तुम्हारे को 60 सेकंड का, 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सोचो, बूझो और जानो कि इसका आंसर क्या आएगा। बुझ गया, चलो ठीक है, बुझ गया या बुझ गया, ठीक है, दिमाग का बत्ती बुझ गया। देखो ऐसा है कि आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, जब भी सर्कल पे ना आपको मिड पॉइंट गिवन हो और कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी हो, ठीक है। तो वो कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 49 माइनस 49 कर लो इज इक्वल टू 0, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है ना। तो अगर आपको मान लेते हैं इसके कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी, तो कॉर्ड एक तरह की लाइन होती है ना। तो लाइन की इक्वेशन को हम एक्चुअल में कैसे करते हैं, सर्कल की इक्वेशन को एक कर्व कंसीडर कर लेते हैं। कर्व है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 49, है ना, इज इक्वल टू 49, बस इक्वल टू 0 का सिंबल हटा देते हैं। अब आपको क्या करना होता है, इसमें ना एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। लाइन की इक्वेशन को हम एल समझ लो, एल से डिनोट कर रहे हैं। तो एल से डिनोट करने के लिए आपको करना क्या होता है कि ये जो इक्वेशन होती है वो थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, इज इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है कि वो जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है उसमें ए और बी की जगह पे, है ना, ए और बी की जगह पे -4,5 ये पॉइंट रखने होते हैं, -4x प्लस 5y, और c की जगह पे -49। ये दोनों इक्वेशन क्या कर देनी है, जब भी आपको मतलब करना होगा, इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करोगे और पॉइंट रख दो, ये वाले जो पॉइंट है -4,5, ठीक है, ये पॉइंट इस पे सर्कल पे सेटिस्फाई करवा दो। तो जैसे आप सेटिस्फाई करोगे, इंटीरियर पॉइंट है ना, और लाइन भी इंटीरियर पे ही है, तो आप जैसे सेटिस्फाई करोगे तो आपके पास में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बनके। अब वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे इसको L इज इक्वल टू एस, और S मतलब वो जो पॉइंट होगा उसके एक साथ में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x प्लस 5y माइनस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाता है भाई -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -49, ये तो हट जाता है हर बार, ठीक है। तो 4x माइनस का प्लस का 5y, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 और 16 हो गया भैया कितना, 6 5 11 41, इन दोनों को उठा के इधर लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा भैया 4x प्लस का, इधर आके ये हो जाएगा 5y माइनस का प्लस का 41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। करने का एक पैटर्न है इसको, ठीक है। जब भी आपको मान लेते हैं ऐसे सर्कल में कॉर्ड दे रखी हो, तो कॉर्ड का अगर आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है कोई भी, तो वो पॉइंट जो है आप इस पे रख के सेटिस्फाई करेंगे तो ऑलवेज आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बना भी हमारा, बन गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? इस तरीके से आपको करना है। तो याद रखिएगा जब भी आप कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉनिक का एक और क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला, एक हाइपरबोला है उसके फोकाई के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये रहा सी, ये रहा सी, है ना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सी इज इक्वल टू ए ई होता है, पता है ना, ये माइनस ए ई और ये प्लस का ए ई, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है भैया आपको 16 है, और इसकी सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है √2। तो बताओ इक्वेशन क्या होगी हाइपरबोला की, ठीक है। कैसे करोगे इसको, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं।
टाइम देता हूं मैं 70 सेकंड का, 70 सेकंड का आपके पास में टाइम है। 70 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर एक रखना है दिमाग में कि हाँ ये आंसर आ सकता है। देखो जब भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नहीं पता होती तो इक्वेशन को कंसीडर कर लो एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसमें मेरे को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होती है वो क्या होती है। पहले तो ये पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यानी फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। दोनों जो फोकस होते हैं उसको 2C बोलते हैं या 2AE बोलते हैं, और ये 16 दे रखी है इस समय, ठीक है। ए क्या होता है, ए वर्टिसेस होते हैं ये वाले, और ई जो होती है ई इसेंट्रिसिटी होती है। ये दो चीजें याद रखिएगा, ई होती है इसेंट्रिसिटी, ए होता है वर्टिसेस। तो अगर मेरे को ई की वैल्यू निकालनी होगी तो भी निकल जाएगी यहाँ से, मेरे को ए की वैल्यू निकालनी होगी तो भी निकल जाएगी यहाँ पे। अच्छा ई की वैल्यू इसेंट्रिसिटी दे रखी है आपको, क्वेश्चन में दे रखी है √2 है, तो आपको 2AE दे रखा है 16 है, तो 2 इंटू ए इंटू √2 इज इक्वल टू 16 दे रखा है, इक्वल टू 16 दे रखा है। तो ए की वैल्यू मैं निकाल लूंगा यहाँ से 16 अपॉन 2 √2 ऐसे निकल जाएगा, इससे ये कट गया 8 बारी में, है ना। तो 8 अपॉन √2 ए की वैल्यू आ रही है। अब मुझे एक्चुअल में करना क्या होता है, या छोड़ो ये भी मत निकालो, इसेंट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं है मुझे, नहीं है हमारे को जरूरत इसकी, ठीक है। 2C दे रखा है पहले तो इसका यूज कर लेते हैं, या ए चलो निकाल ही लो, छोड़ो। ए की वैल्यू कितनी निकली 8 अपॉन √2, मैं वापस लेकर आ देता हूँ उसको ना, ठीक है। 8 अपॉन √2 थी, ज्यादा पीछे हो गया, ठीक है, √2, तो ये हो गया 8 अपॉन √2, ठीक है। ए की वैल्यू निकल गई। तो अब आपको ये पता होना चाहिए सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन में। सी मतलब फोकस, ए मतलब ये वाला, बी मतलब निकालने वाला सेकंड वाला, है ना। तो सी की वैल्यू 8 निकलेगी अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये 2C इज इक्वल टू 16 है, तो सी की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर हो गया 8 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है ना। और तो ये ऐसा हो गया 64 बराबर 64/2 प्लस बी स्क्वायर, काट दो इसको 32 आएगा, उसको उधर पहुंचा दो 32 आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बस आ गई इक्वेशन क्या निकलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 32, है ना, ये तो ना, प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 32 इज इक्वल टू 1। तो ये 32 कॉमन मतलब कॉमन निकाल के उधर पहुंचा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बन रहा है ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका भी ए ही निकला हो इसका, आपने जिस तरीके से करा उस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐसे भी करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करके भी करते हैं, ठीक है। तो दैट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो इसको, क्वेश्चन को अपने मेथड से करिए, कुछ और तरीके से निकालना कुछ और तरीके से निकालिए, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, आपको जो यूज करना है वो वाला यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कहां से, कोन से, ठीक है। 3D का क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है इफ द कोन 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, देन लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए वैसे एक थ्योरम सेटिस्फाई होती है, मैं आपको अभी बताऊंगा, थ्योरम नहीं मतलब एक रूल सेटिस्फाई होता है, आपको अभी बताता हूं, पहले आप अपना दिमाग लगा लीजिए, आपने कितना पढ़ा है इसको आपका पता लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। 70 सेकंड का टाइम देते हैं हम आपको करने के लिए। प्रॉपर्टी बताए तो 70 सेकंड का क्वेश्चन ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअल में। जो कौन की इक्वेशन होती है ना वो ये होती है, वैसे इक्वेशन ऑफ कौन जो होती है, इक्वेशन ऑफ कौन जो होती है वो ये होती है, मैं इसमें एक मिनट चेंज कर रहा हूँ कलर ना, अच्छा वाला कलर ले रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कौन जो होती है वो ऐसे होती है, ए एक्स स्क्वायर होती है प्लस बी वाई स्क्वायर होती है प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2g एक्स जेड होती है, 2f वाई जेड, है ना, और फिर 2h एक्स वाई, है ना, इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। इसमें भी हम वैरायटी ला सकते हैं, मतलब इसमें काफी सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, 2g एक्स जेड 2f वाई जेड है दे रखा है, 2h एक्स वाई दे रखा है। इसमें भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, 3-4 कंडीशन होती हैं जिसके बेसिस पे इक्वेशंस चेंज होती रहती हैं इसकी, है ना। तो अगर मान लेते कोई भी कोन है ना, उसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि टेंजेंट प्लेन है, उसके टेंजेंट प्लेन है, 3 म्यूचुअली टेंजेंट प्लेन है उसके, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कभी भी ऐसे होंगे तो याद रखिएगा फिर ए बी
BC और CA कभी भी इनका आप मल्टीपल करके सम करोगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, सम करोगे, तो वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हेयर हम ऐसे लिख सकते हैं AB BC CA ऑलवेज क्या होगा भाई, जीरो के इक्वल होगा। तो आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसकी इक्वेशन ऑफ कौन से आपको सबसे पहले तो AB BC और CA की वैल्यू निकालनी है, और जो निकल गई उससे आपका काम हो जाएगा। तो A की जगह पे देखो जरा 2 है, B की जगह पे लैम्डा, तो 2 इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू माइनस का 5 प्लस C माइनस 5 इंटू A 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के। तो ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 में से 2 गया, माइनस का 3 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 उधर गया, फिर माइनस का 3 इधर गया, तो प्लस का 10 माइनस का 3, माइनस का 10/3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आ रहा है इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका भी ए ऑप्शन बन रहा हो, है ना। बनेगा तभी जब आपको मतलब बेसिक्स पता होंगे, नहीं पता होंगे तो नहीं बनेगा। फिर आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब छोड़ने वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा इसको। नेक्स्ट जो है वो स्फीयर से आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। आपसे बोल रखा है स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये तो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। कट बाय द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, द रेडियस ऑफ सर्कल सो फॉर्म्ड इज। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे काम की चीज है। स्फेयर मतलब आपको, जैसे स्फेयर होती है एक 3D फिगर, है ना, 3D फिगर है एक तरह की ना। जैसे मान लेते हैं आपने बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, वो स्फेरिकल फॉर्म है ना। तो अगर आप किसी भी स्फेयर को एक प्लेन से कट करते हो, ठीक है, किसी भी प्लेन से कट कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं एक प्लेन से कट कर रहे हो आप स्फेयर को, ये प्लेन है, ठीक है, ऐसे आपने कट कर दिया। तो जब आप कट करोगे तो यहाँ पे एक फिगर बनती है, याद रखिएगा। ये जो फिगर होती है, ये मैं चाहे बना कैसे भी रहा हूं, मैं इसका नाम सही लिखूंगा, ठीक है। आप ऐसे सोचो, आपने बॉल को ना, जो आपके पास में बॉल आती है क्रिकेट वाली, आपने बॉल को काट दिया ऊपर से ना, चाकू से काट दिया। तो चाकू से जैसे ही उसको काटोगे तो आपको जो सामने जो एक फिगर दिखेगी, उसको सामने ऐसे बिल्कुल अपने सामने आंखों के सामने देखना, फिर बॉल को ना, तो सर्कल दिखती है। क्या दिखती है, सर्कल। तो जब भी एक प्लेन और स्फेयर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सर्कल फॉर्म होता है। ऐसी अगर मान लेते हैं एक स्फेयर और दूसरा स्फेयर आपस में फॉर्म कर, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो याद रखिएगा तो भी सर्कल ही बनता है, कुछ इलिप्स वगैरह नहीं बनता, सर्कल ही बनता है। तो दो स्फेयर का इंटरसेक्शन हो तो भी सर्कल ही बनता है, एक स्फेयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन हो तो भी सर्कल ही बनता है। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको टाइम दे देता हूँ। इसको करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 70 सेकंड। 70 सेकंड में आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं तो क्योंकि बोलता रहूंगा, फिर आपको, आप सुनोगे, फिर आप अपने हिसाब से आंसर निकालोगे, ठीक है। तो देखो इसको करना कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि अगर मेरे को इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, ये होती है इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, तो भाई मुझे इसको क्या करना होता है, एक्चुअल में दो चीजें चाहिए होती हैं इसको निकालने के लिए। दो चीजें कौन कौन सी, एक तो एक कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। या तो ये डिस्टेंस चाहिए होती है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन की एक पॉइंट से डिस्टेंस, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आपको किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, 2D में ये लाइन का फॉर्मूला होता है ना, तो लाइंस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी हो तो बस एक कोऑर्डिनेट हटा देते हैं, उसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है उसमें, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लगा के सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकालोगे। अब ये पॉइंट, ये प्लेन कहां से, मतलब प्लेन कह रहा हूं, स्फीयर कहां से पास हो रहा है, तो इसका सेंटर 0 0 0 है। कभी भी अगर मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। स्क्वायर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर ऐसे लिखी हुई है तो उसका सेंटर 0 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो दे रखा है 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, है ना। तो इसका सेंटर जो है वो 0 0 0 है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 3 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी रेडियस कितनी है, 3 है। क्लियर, ओके। अब देख लो ये 3 है, मुझे अगर ये मिल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल पाऊंगा ना, सही है ना। तो मेरा काम बस इतना ही है कि मेरे को डी निकालना है किसी भी तरीके से। अगर ये मेरा डी निकल गया तो जिंदगी में सब कुछ निकल जाएगा मेरा, है ना। अब देखो, तो देखो इसको करने के लिए क्या करूंगा,
ये प्लेन की इक्वेशन, ये जो दे रखा है ना ax by c z d, ये प्लेन की इक्वेशन है जिसमें हमने ये x1 y1 z1 पॉइंट डाले हैं। तो ये होता है x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये पॉइंट होते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन जो दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दे रहा हूं मैं, देखो ठीक है। तो मेरे को मिल गया ना ए बी सी डी सब मिल गया ना, यहाँ पे मिल गया, उठा के डालूंगा और आंसर निकाल दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, d इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले निकालता हूँ सॉल्यूशन में, इसमें डिस्टेंस d जो हो जाएगा वो हो जाएगा ax1 मतलब 1 इंटू a मतलब 1 मतलब इसके बगल में क्या नंबर लिखा हुआ है, तो 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू x1 का मतलब क्या हो गया भाई, x1 का मतलब हो गया 0, ठीक है, प्लस 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू z1 प्लस d अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो इसको मॉड में है तो ये भैया 3 अपॉन रूट 3 बन रहा है, तो रूट 3 हो गया इसका आंसर d। तो d आ गया, r3 है ना, r कितना है, r कितना है 3 है। तो मुझे स्मॉल r निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस हम लगा सकता हूँ, स्मॉल r का स्क्वायर जो होता है वो कैपिटल R का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, स्क्वायर, चलो रूट लगा दिया मैंने वहां पे, ठीक है। तो इसके इक्वल होगा रूट, मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में r का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 में से 3 गया तो मिल गया भैया 6, अंडर रूट में 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। अगर आपने भी यही बनाया तो बहुत बढ़िया, क्लियर है। 20 से ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। आई होप आपने कुछ ना कुछ स्कोर तो बढ़िया करा होगा अब तक, है ना। नहीं करा है तो 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, बढ़ा लीजिए। 4-5 क्वेश्चन में बिल्कुल अपना हाथ पैर जो है बिल्कुल चुस्त हो जाइए और इनका आंसर निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है लास्ट के, देखिए आपको खुद ही अच्छे से लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा जब आपका स्कोर अच्छा आएगा ना, ठीक है। चलो आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक पी ए इज इक्वल टू 7/15, पी बी इज इक्वल टू दे रखा है 8/15, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 11/15। तो आपसे बोला है पी ए बाई बी का मान क्या होगा। चलो कितना ए बाई बी निकालना है, तो हम इसमें एक चीज बताएंगे बाद में, 30 सेकंड का टाइम देते हैं पहले। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पी ए बाई बी निकालना है मेरे को, तो इसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है बी इवेंट हो चुका है, उसके रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब ये होता है, तो कभी भी ये निकालनी हो तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। क्या मेरे को ये इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ये 11/15 दे रखा है। क्या मेरे को पी बी दे रखा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर 8/15 दे रखा है। क्या मेरा आंसर निकल गया, अरे ये तो बहुत, ये एक्चुअल में मेरे को ये वाला क्वेश्चन डालना नहीं था, मैंने जल्दबाजी में डाल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन डल गया मेरे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आई होप आपका भी बी निकला हो इससे, है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। चलो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको मीन ग्रेटर देन मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन, दूसरा दे रखा मीन लेस देन मॉड लेस देन मीडियन, चौथा दे रखा मीन इक्वल टू मॉड इक्वल टू मीडियन, पांचवा दे रखा मीन इज इक्वल टू 1 बाय मॉड इज इक्वल टू 1/2 मीन प्लस मीडियन। बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो भैया ऐसा क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा मतलब बेसिक भी पता है तो हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 10 सेकंड में आपसे हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। देखो ऐसा होता है कि जब भी हम मीन मॉड और मीडियन का ग्राफ बनाते हैं तो एक ऐसा बेल कर्व बनता है। बेल कर्व जो होता है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है, एक तो ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, और एक ऐसा होता है, ठीक है। ये 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, एक होता है सिमेट्रिक कर्व। जब भी आपके पास में पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होता है तो ये जो सबसे बड़ी मतलब ये जो सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है ना, ये जो सबसे बड़ा जो नंबर है इसको बोलते हैं मॉड। सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन या सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑब्जर्वेशन आ रही है उसको मॉड बोलते हैं। सेकंड बीच में जो आता है वो मीडियन आता है, थर्ड होता है मीन। तो याद रखिएगा जो सबसे लास्ट में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे सबसे लास्ट में आ रहा है तो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो मीन बड़ा
मीडियन छोटा, मॉड सबसे छोटा। इसमें अगर आप कर्व ऐसा बना रखा हो कभी आपको, तो इसमें मॉड सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा मीडियन होता है, मीडियन ऑलवेज बीच में आता है, ठीक है, उससे छोटा मीन होता है। लेकिन अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, क्योंकि हमारे से अभी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसका मॉड, मीन और मीडियन सेम आता है। तो जब भी हमारे पास में कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, तो याद रखिएगा इसका मॉड, मीडियन और मीन जो होता है वो तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन कर्व को एक नाम से जानते हैं, इसको कर्व को क्या बोलते हैं, बेल कर्व बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, बेल कर्व। तो ये बेल कर्व जो होता है तीन तरह का, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अभी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो होता है वो ये वाला सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ओके, एलटी में आ रखा है 2020 में, और इसको हमने सॉल्व करवा दिया अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली वीडियो में, है ना। इसका आंसर दे चुके हैं हम, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। हम इसका आंसर अभी डिस्कस कर रहे हैं। टाइम देंगे इसको करने के लिए हम 30 सेकंड का, क्योंकि एक तरह का रिजल्ट है, आपको याद रहेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। ये रिजल्ट याद कर लीजिएगा, ये रिजल्ट है एक तरह का। आपसे बोला गया था कि e की पावर -1 = 1 माइनस डेल्टा होता है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, आपसे ये बोल रखा है। e की पावर e जो होता है वो 1 प्लस डेल्टा होता है, e की पावर -1 1 प्लस डेल्टा होता है, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं होता। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए e होता क्या है, डेल्टा क्या होता है ना। बैकवर्ड ऑपरेटर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, मान लेते हैं अगर हमने ऐसे लिख रखा है डेल fx, ठीक है, fx लिख रखा है हमने, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है fx माइनस h के बराबर होती है, ठीक है। और e जो होता है इसको बोलते हैं हम शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर अगर जैसे मान लेते हैं e fx दे रखा है, तो इसकी वैल्यू होती है fx प्लस h। लेकिन अगर मान लेते हैं e की पावर -1 fx दे रखा है, तो इसकी वैल्यू होती है fx माइनस h के बराबर, ठीक है। ये दो चीजें पता होनी चाहिए आपको, बहुत ही इजी सा है। अब देखो करना क्या है इसमें, मैं इस वाले को यूज करूंगा और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं, तो क्या ये ऐसा बनेगा, डेल fx जो था वो, मतलब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये था fx माइनस h, है ना। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, डेल fx इज इक्वल टू fx माइनस e रेज़ टू पावर -1 fx, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना जरा, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलेंगे यहां से लिख दीजिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है fx, वहां निकालो। एक मिनट, इस तरफ लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे fx वहां निकालो, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर -1 और ये 1 हो जाएगा डेल fx। तो क्या मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, डेल की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस e रेज़ टू पावर -1 के बराबर आ रही है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो बना लेते हैं ना, इसको इधर पहुंचाते हैं, इसको इधर पहुंचाते हैं, ठीक है। इसको इधर पहुंचाएंगे तो ये भैया ऐसे बनेगा e रेज़ टू पावर -1, है ना, e रेज़ टू पावर -1, 1 माइनस डेल्टा के इक्वल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बस इतना सा काम करना था। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक आपका कुछ अच्छा स्कोर आया होगा, ठीक है। जो भी आपका स्कोर आया, अच्छा बुरा गलत सही, सारा का सारा कमेंट में शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, चाहिए तो कितनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की चाहिए, सारा का सारा हमारे को लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।